अध्याय 191 क्रोधित। अनुवादक न्योइबो स्टूडियो, संपादक न्योइबो स्टूडियो। कितना प्रभावशाली! हाँ, वह वास्तव में गुक यानलिन की छोटी बहन है। उसकी क्षमताएं भी उतनी ही मजबूत है। उन्होंने कहा, वह निश्चित रूप से सहायक पुलिस कैडेटों के हमारे बैच में सबसे उत्कृष्ट है। वह निश्चित रूप से प्रशिक्षण से पहले स्थान पर उभरेगी। प्रशिक्षण में सहायक पुलिस कैडेटों के समूह ने गुक यानशुए को न केवल सम्मान के साथ बल्कि डर के साथ भी देखा। न केवल उसने प्रशिक्षक फेंग लड़ाकू मशीन के साथ 10 से अधिक वार का आदान प्रदान किया, उसने अकाट्य रूप से लड़ाकू प्रशिक्षक को भी हराया। यह वास्तव में एक भयानक तथ्य था जिसने उसे अपने साथी प्रशिक्षुओं के बीच भयभीत कर दिया। मुझे लगता है कि वह मुझे एक ही झटके से मार सकती है। लियू टिगो ने अपने हाथों को अपने शर्माते हुए चेहरे पर रखा और शर्माते हुए कहा। शियाओ लो ने हंसते हुए कोई टिप्पणी नहीं की। अपने मन में उन्होंने गुक यानशुए के कौशल की भी सराहना की और सोचा कि उनकी क्षमताएं वास्तव में उल्लेखनीय थी। क्या कोई और है जो छुट्टी चाहता है? उनका ध्यान प्रशिक्षण पर वापस आ गया जब यान वांग ने अपनी फौलादी आवाज में फिर से जोर से पूछा। किसी ने जवाब देने की हिम्मत नहीं की। कैडेटों के पास गुक यानशु का कौशल नहीं था और युद्ध प्रशिक्षण क्षेत्र तक जाना उतना ही अच्छा था जितना कि पीटा जाना। इनमें से कोई भी फेंग जिशियाओं के 10 वार का सामना नहीं कर सका। यान वांग की नजर जियाओ लो पर पड़ी और उसने एक उत्साहजनक मुस्कान के साथ उससे पूछा, जियाओ लो, आप इसे एक कोशिश क्यों नहीं देते? कुछ दूरी पर गुक यानशुए, जो जाने वाला था, अपनी पटरियों में रुक गया। वह जियाओ लो की ओर देखते हुए थोड़ा मुड़ी क्योंकि उसकी उज्ज्वल आंखें कुछ अनुमान लगा रही थी। बाकी कैडेटों ने जियाओ लो को देखा, उनके चेहरे हैरान दिख रहे थे। प्रशिक्षक यान ने उससे विशेष रूप से क्यों पूछा? मुझे भी समझ में नहीं आता। अगर प्रशिक्षक यान ने अपना नाम नहीं चिल्लाया होता तो मुझे यह भी नहीं पता होता कि यह व्यक्ति हमारे सहायक पुलिस के बैच में था। पीठ पीछे हमारे सहयोगियों के बारे में चर्चा न करें। कुछ धीरे से चर्चा कर रहे थे और एक दूसरे से फुसफुसा रहे थे, जबकि अन्य उन्हें बात न करने की सलाह दे रहे थे। जियाओ लो को खुद उम्मीद नहीं थी कि यान वांग उसे बाहर बुलाएगा। उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया और जवाब दिया, सर, मैं प्रशिक्षक फेंग से 10 वार नहीं ले पाऊंगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसे अखाड़े में खुद को प्रदर्शित करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, यह उसके लिए अर्थहीन था। ओह, क्या आपको खुद पर भरोसा नहीं है? यान वांग ने जियाओ लो को देखा और चिढ़ते हुए अपने फौलादी स्वर में कहा, मेरा अंतर्ज्ञान मुझे बताता है कि आप यह कर सकते हैं। उठो और इसे एक कोशिश दो। जियाओ लो ने उसे जवाब नहीं दिया, लेकिन बस अपना सिर हिला दिया। क्या कायर और मूर्ख है। बाकी सभी ने कोशिश की है, लेकिन आपको अपने जीवन के लिए डर है। क्या आपको यकीन है कि आप यहाँ एक सहायक पुलिस अधिकारी बनने के लिए हैं? यान वांग की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। सर, किसी को खुद की अच्छी समझ होनी चाहिए, व्यर्थ की चीजों की कोशिश करने की कोई जरूरत नहीं है। जियाओ लो ने जवाब दिया, खुद को साबित करने में बहुत कम दिलचस्पी दिखाई। यान वांग जोर से हंसे। यदि आप कोशिश करने की हिम्मत भी नहीं करते हैं, तो आपके और नमकीन मछली के टुकड़े के बीच क्या अंतर है? जियाओ लो, टालमटोल करना बंद करो। अगर तुम एक आदमी हो तो आओ और मुझसे लड़ो। अखाड़े से फेंग जियाओ ने भी बात की, उसे उत्तेजित करने का प्रयास किया। जियाओ लो ने कहा, सर, मैं लड़ना नहीं चाहा, क्या यह ठीक है? ठीक है। यान वांग ने कुछ अफसोस के साथ कहा, कोई बात नहीं, क्योंकि आप लड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। उसने अपने धूप का चश्मा वापस लगाया और मुड़ गया। हालांकि इस समय यान वांग ने अचानक अभिनय किया। वह अचानक मुड़ गया, उसका तनावग्रस्त शरीर आगे की ओर भाग रहा था, जैसे एक तीर ढीला हो गया हो और एक ईगल अपने पिंजरे से भाग गया हो। 5 त्वरित कदम उठाते हुए यान वांग ने खुद को हवा में लॉन्च किया, 4 या 5 मीटर की दूरी पर छलांग लगाई और जियाओ लो के बगल में उतरा। उसने अपनी मुट्ठी भींचली, उसे सीधे जियाओ लो के चेहरे पर निशाना लगाया। यह इतनी जल्दी हुआ और हर कोई केवल मुंह खोलकर देख सकता था। यह गति और बल का संयोजन था। पंच मजबूत और शक्तिशाली था,
साथ में हवा का एक सीटी झोंका भी था। अगर कोई इससे मारा जाता है तो कोई केवल कल्पना कर सकता है कि चोट कितनी गंभीर होगी। सावधान! लियू टिगो हमले की गति और बल से चिंतित थे और चेतावनी चिल्लाई। वहीं शियाओ लो को उम्मीद नहीं थी कि यान वांग अचानक हमला कर देंगे। उसके पास पैंतरेबाजी करने के लिए कोई जगह नहीं थी और उसका एकमात्र विकल्प अपने सिर की रक्षा के लिए जल्दी में अपने चेहरे के सामने अपनी बाहों को पार करना था। यान वांग का मुक्का सीधे उस जगह पर गिरा जहां उसकी बाहें एक दूसरे को पार कर गई। बूम! झटका एक भयानक बल के साथ उतरा। जियाओ लो की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई और उसे तोप के गोले की तरह बलपूर्वक पीछे धकेल दिया गया, जो जिम की दीवार से लगभग टकरा रहा था। वहां जियाओ लो ने एक घुटने पर फर्श पर घुटने टेक दिए। बहुत से लोग समझ नहीं पा रहे थे कि उन्होंने अभी क्या देखा था, क्योंकि कुछ सदमे में चौड़ी आंखों से खड़े थे, जबकि अन्य अविश्वास में अपनी आंखें रगड़ रहे थे। जैसा कि उन्हें एहसास हुआ कि संदेह से परे कि जियाओ लो को वास्तव में यान वांग के एक मुक्के से 4 या 5 मीटर तक वापस फेंक दिया गया था, वे वास्तव में स्तब्ध थे। ओल्ड यान क्षेत्र में फेंग जिजियाओ की अभिव्यक्ति भ्रम में से एक थी। वह शियाओ लो की वास्तविक क्षमताओं को मापने की कोशिश के खिलाफ नहीं थे, लेकिन जो पंच फेंका गया था वह बहुत शक्तिशाली था। यान वांग ने भी अपनी आंतरिक शक्ति का इस्तेमाल किया था, तो जियाओ लो इसे कैसे झेल सकता है? इस बीच यह देखकर कि जियाओ लो एक घुटने के बल जमीन पर था, चुपचाप घुटने टेकते हुए यान वांग ने भौहें सिकोड़ी और खुद से बुदबुदाया, क्या ऐसा हो सकता है कि मैंने आपको गलत पढ़ा है? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जैसे ही उन्होंने कहा कि जियाओ लो ने अचानक अपनी बाह से धूल पोंछ ली और खड़े हो गए। वह ठीक था। प्रशिक्षण में सभी सहायक पुलिस कैडेटों के भाव बदल गए। जहां से वह खड़ी थी, गुकयानशु भी आश्चर्यचकित दिख रही थी। क्या आप वास्तव में मेरी क्षमताओं को इतनी बुरी तरह से जानना चाहते हैं? एक अंधेरी और ठंडी आवाज आई। जियाओ लो ने अपना सिर उठाते हुए यान वांग को देखते हुए ठंड से कहा। उनका अब तक सुसंस्कृत और शांत चेहरा अचानक एक अलग हवा में चला गया। वह अब उदास और ठंडा लग रहा था। वह कभी भी अपने साथियों के बीच बहुत दिखाई नहीं देना चाहता था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि सीमा तक धकेले जाने पर वह बोलने की हिम्मत नहीं करता था। यान वांग का मुक्का अनावश्यक रूप से बलपूर्वक था, इतना भारी झटका था कि यह किसी और की पसलियों को तोड़ सकता था। तो क्या होगा अगर यह आदमी एक प्रशिक्षक था? जियाओ लो का गुस्सा अब भड़क रहा था, और ऐसी हालत में वह वापस लड़ेगा, भले ही उसका प्रतिद्वंद्वी स्वर्ग का राजा हो या सर्वोच्च अधिकार वाला कोई हो। यान वांग की अभिव्यक्ति बदल गई, जो अब जियाओ लो की अंधेरी और ठंडी आभा से हैरान थी। फिर वह थोड़ा मुस्कुराया। वास्तव में मैं करता हूँ, मुझे आशा है कि आप मुझे हराने के लिए सब कुछ कर सकते हैं। तुम्हें यकीन है? शियाओ लो ठंडा ठंडा हंसा। बहुत यकीन है। मैं इस प्रशिक्षण शिविर में बहुत लंबे समय से रह रहा हूँ, और मैं लंबे समय से एक सभ्य प्रतिद्वंद्वी से नहीं मिला हूँ। मुझे आशा है कि आप मुझे एक सुखद आश्चर्य दे सकते हैं। यान वांग ने अपने धूप का चश्मा हटा दिया और उन्हें एक तरफ फेंक दिया। उसे गहरा संदेह था कि जियाओ लो एक जानवर था और उसका मुक्का जानबूझकर उसे गुस्सा करने के लिए था। शिकारी के रूप में उन्होंने डर के बजाय उत्तेजना की एक अकथनीय भावना महसूस की। मैं तुम्हें संतुष्ट कर दूंगा, जियाओ लो ने जवाब में सूंघा, फिर अपने शरीर को सीधा किया। उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी की ओर 4 या 5 त्वरित कदम उठाए, उनके पैर हिंसक रूप से फर्श पर उछले, फिर अपनी अनूठी शैली में हवा में ऊंची छलांग लगाई। ऐसा लग रहा था कि वह प्रकाश की गति से आगे बढ़ रहा है। उनके अचानक विस्फोट और आक्रामक मुद्रा ने उपस्थित सभी लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया था, और उन सभी ने सदमे के रूप का आदान प्रदान किया। बूम! शियाओ लो ने जबरदस्त ताकत के साथ एक शक्तिशाली पंच दिया जो यान वांग पर पहाड़ की तरह टूट गया। यह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली और शक्तिशाली था। आने वाली स्ट्राइक को देखकर यान वांग की अभिव्यक्ति में काफी बदलाव आया, और वह जियाओ लो के भारी पंच से बचने के लिए तुरंत पीछे हट गया। उसकी मुट्ठी हवा की परतों के माध्यम से नीचे की ओर टकराई,
यान वांग की ठोड़ी को मुश्किल से याद किया, फिर बड़ी ताकत के साथ फर्श पर पटक दिया। देखने वालों के लिए यह पृथ्वी पर हमला करने वाले शूटिंग स्टार की तरह दिखाई दिया। उसकी मुट्ठी एक जोरदार दुर्घटना में टकरा गई। प्रभाव ने मलबे को धूल और रेत के बादल में फेंक दिया, जो हर किसी पर फैल गया। प्रहार के बल ने यान वांग को 4 या 5 कदम पीछे धकेल दिया, इससे पहले कि वह खुद को स्थिर कर सके। उसने जियाओ लो पर एक अच्छी नजर डाली, पूरी तरह से स्तब्ध। शियाओ लो की मुट्ठी फर्श के माध्यम से टूट गई थी, जिससे फर्श पर एक कटोरे के आकार का छेद हो गया था। घूंट। यान वांग ने जोर से निगल लिया, उसके चेहरे पर आतंक की एक झलक अंकित हो गई। उसने मन ही मन सोचा, क्या बात है, क्या वह सचमुच इंसान है? लियू टिगो और बाकी सभी लोग घूर रहे थे, उनकी आंखें और मुंह पूरी तरह से आश्चर्य से खुले हुए थे। गुकियानशुए भी उतना ही हैरान दिख रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि जियाओ लो इतना शक्तिशाली होगा। लक्ष्य से चूकने के बाद जियाओ लो ने अपना सिर उठाया, उसकी आंखें एक शिकारी जानवर की तरह यान वांग पर प्रशिक्षित हुई। यान वांग ठंडे पसीने में टूट गया। वह कुछ समय के लिए शाओलिन मंदिर में रहे थे और आंतरिक शक्ति से जुड़े मुक्केबाजी चालों का एक सेट सीखा था। अपने कौशल के साथ भी उन्हें यकीन था कि वह जियाओ लो के लिए कोई मुकाबला नहीं था, इसलिए उन्होंने लड़ाई को रोकने के लिए जल्दी से हाथ बढ़ाया। हंसते हुए उन्होंने कहा, ठीक है, यह पर्याप्त है। मुझे पहले से ही आपकी क्षमताओं की प्रारंभिक समझ है। क्या आप इसे और अधिक समझना नहीं चाहते हैं? शियाओ लो ने उसे ठंडी निगाह से देखा। उन शब्दों को सुनकर यान वांग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन वह आसपास के अन्य प्रशिक्षुओं के साथ चेहरा खोने का जोखिम नहीं उठा सकता था। इसलिए उसने खुद को शांत रहने के लिए मजबूर किया। एक बार सूखने के लिए खांसी और दृढ़ता से कहा, कोई जरूरत नहीं है, मैंने आपकी क्षमताओं की पूरी अंतर्दृष्टि प्राप्त कर ली है। अध्याय 192, बहुत भोला। अनुवादक न्योइबो स्टूडियो, संपादक न्योइबो स्टूडियो। मैं एडरेट। उसकी पृष्ठभूमि क्या थी? एक राक्षस? यान वांग ने खुद को शाप दिया क्योंकि उसने जियाओ लो के शक्तिशाली हमले को देखा, जो बाघ और भेड़िया जितना शक्तिशाली था। जब उन्होंने जियाओ लो का परीक्षण किया था तो उन्होंने इसकी उम्मीद नहीं की थी और इसने उन्हें गहराई से झटका दिया था। यान वांग खुद को कुशल मानते थे, लेकिन शियाओ लो के लिए एक मैच नहीं थे, जिन्होंने अत्यधिक शक्ति और कौशल का प्रदर्शन किया था। अगर उसे वास्तव में जियाओ लो के साथ लड़ना पड़ा तो वह स्पष्ट रूप से खुद को एक आपत्तिजनक स्थिति में पाएगा। प्रशिक्षक के रूप में उनकी गरिमा को काफी नुकसान हुआ होगा। इस पल में उसने अचानक इच्छा व्यक्त की कि उसने ऐसा नहीं किया था। बहुत लंबे समय तक प्रशिक्षण शिविर में रहने से उन्हें अजेय महसूस हुआ था और उन्होंने अकादमी के बाहर के लोगों को हेय दृष्टि से देखा था। इस रवैये ने उसे अपने ही क्षेत्र में खुद को लगभग शर्मिंदा करने के लिए प्रेरित किया था। शियाओ लो ने अत्यधिक आक्रामक नहीं होकर उसे बाहर निकलने का रास्ता दिया। उन्होंने अपना अधिकांश गुस्सा उस एक मुक्के के माध्यम से निकाला था जिसे उन्होंने बाहर फेंक दिया था। क्योंकि उन्होंने पहले ही अपनी ताकत का खुलासा कर दिया था, इसलिए उनकी प्रतिभा को प्रदर्शित करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वह पीछे हट गया और जिम से बाहर निकल गया। किसी ने भी उन्हें नहीं रोका क्योंकि उनकी ताकत और कौशल का प्रदर्शन उन्हें एक दिन की छुट्टी के लायक था। घूंट। कुछ समय के लिए उनके जाने के बाद ही सहायक पुलिस रिजर्व का समूह ठीक हो गया। जैसे ही वे अपने स्तूप से उभरे, उनकी आंखें अभी भी विस्मय में खुली हुई थी और बड़ी मुश्किल से उनकी लार को निगल रहे थे। बहुत बढ़िया। वह सिर्फ भयानक नहीं है, वह एक जानवर की तरह है। यह डरावना है। उसने सिर्फ एक झटके से फर्श को टुकड़ों में तोड़ दिया। हर कोई एक दूसरे को देख रहा था, अभी भी भयभीत था क्योंकि वे सदमे की स्थिति से उबर रहे थे। किसने सोचा था कि जिस बेईमान व्यक्ति का प्रदर्शन हमेशा औसत दर्जे का रहा है, वह इतना उग्र हो जाएगा। यहाँ तक कि यान वांग ने लड़ाई जारी रखने की हिम्मत नहीं की थी और शांतिपूर्ण समाधान की मांग की थी। वे समझ नहीं पा रहे थे कि इस तरह के एक पतले और लिथ फिगर से इतना भयानक विस्फोटक बल कैसे फैलाया जा सकता है। यहाँ तक कि लियू टिगो, एक सहयोगी जो जियाओ लो के करीबी थे,
को भी ठंडे पसीने से तरबतर होना पड़ा। जैसे ही उसने जियाओ लो को जाते हुए देखा, वह खुद से बड़बड़ाया, यह भाई बहुत भयंकर है। जिम छोड़ने के बाद उन्होंने आसपास के परिदृश्य को स्कैन करते हुए दूर से देखा। उसके आगे वह पास के शहर से ऊंची इमारतों को देख सकता था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। 1 या 2 किलोमीटर दूर प्रशिक्षण शिविर के पीछे का पहाड़ समुद्र तल से लगभग 600 मीटर ऊपर था। पहाड़ से नीचे की ओर बहने वाली हवा ताज़ा थी, जिससे उसे आराम और खुशी महसूस हो रही थी। शियाओ लो ने जब शियाओ रुई से मिलने का फैसला किया तो वह चारों ओर घूम रहे थे। वह गुआंगमिंग जिले में पास में रह रही थी। अरे, किसी ने फुसफुसा कर कहा। वह पीछे मुड़ा और गो कियानशुए को देखा जब वह उसके पास आई। रास्ते में हल्के से कदम रखा। उसके लंबे बहते बाल थे जो उसे एक झरने की याद दिलाते थे। वह उससे लगभग 3 से 4 मीटर दूर रुक गई और बिना पलक झपकाए अपने उज्ज्वल चमकदार के साथ उत्सुकता से उसे देख रही थी। जियाओ लो ने चारों ओर देखा और महसूस किया कि आसपास कोई नहीं था, इसलिए उसने खुद को इंगित किया और पूछा, क्या आप मुझे बुला रहे हैं? गु कियानशुए ने सिर हिलाया, आप अद्भुत थे, मैं आपके साथ स्पार करना चाहता हूँ। जियाओ लो स्तब्ध रह गया, माफी मांगते हुए मुस्कुराया, क्षमा करें, मैं इसके मूड में नहीं हूँ। वह उन शब्दों को कहते हुए चलना शुरू कर दिया। गु कियानशुए ने फिर उसके सामने दस्तक दी, उसे रोकने के लिए अपनी बाहों को फैला दिया। वह उसे देखते हुए चुप रही। जियाओ लो ने अपना सिर हिलाया और हंसा, आपको मेरे साथ क्यों खेलना चाहिए? ऐसा इसलिए है क्योंकि आप मजबूत और कुशल हैं। गु कियानशुए ने गंभीर लगते हुए जवाब दिया। क्या मैं मजबूत और कुशल हूँ? जियाओ लो हंसना चाहता था क्योंकि उसके कारण का कोई मतलब नहीं था। क्या सभी मार्शल कलाकार इस प्रतिस्पर्धी हैं? उन्होंने खुद से सोचा। यान वांग ने इस तरह काम किया, इसलिए इस छोटी लड़की ने भी किया। इसलिए वह उसे खारिज करने के लिए एक सुविधाजनक बहाना लेकर आया, मैं अगली बार जल्दी में हूँ। अगली बार कब होगा? गु कियानशुए ने सीधे पूछा। अगली बार है, शायद दोपहर में, या कल, या परसों। अगर मैं मुक्त हूँ तो मैं आपको सूचित करूंगा। हालांकि जियाओ लो ने गु कियानलिन का पक्ष नहीं लिया, लेकिन वह अपने से पहले की लड़की गु कियानशु को खुद की गलत छाप नहीं देना चाहता था। उसे ठंडा कंधा देना मुश्किल था, खासकर असामान्य रूप से उज्ज्वल और प्यारी आंखों की उसकी जोड़ी के साथ, जिसने उसकी अनुभवहीनता और मासूमियत की उपस्थिति को जन्म दिया। बोलने के बाद वह प्रशिक्षण शिविर के छात्रावास में वापस जाने लगा। यान वांग की अनुमति के साथ उन्हें अंततः अपने व्यक्तिगत सामान को पुनः प्राप्त करने की अनुमति दी गई। उन्होंने अपना प्रशिक्षण सूट उतार दिया, अपने कपड़े बदल दिए और फिर शिविर छोड़ने के लिए तैयार हो गए। हालांकि उन्होंने गु कियानशुए की दृढ़ता को कम करके आका था। वह अपने छलावरण सूट में वहीं थी, फिर से उसका इंतजार कर रही थी, क्योंकि वह छात्रावास की इमारत से बाहर निकल रहा था। वह वहां खड़ी थी, लंबी और सीधी, एक सैनिक की तरह दिख रही थी। एक ताज़ा चेहरे के साथ वह उसे देख रही थी, एक असीम शांति के साथ शांत थी। जियाओ लो ने उसे अनदेखा करना चुना, सीधे प्रशिक्षण शिविर के गेट की ओर चल दिया। और जैसे ही वह दूर चला गया, गु कियानशु ने भी उसके पीछे एक छोटी पूंछ की तरह बारीकी से पीछा किया। उसने अपनी दूरी लगभग 4 से 5 मीटर रखी, और जब भी वह जियाओ लो को रुकते हुए देखती, वह भी रुक जाती। थोड़ी देर बाद जियाओ लो उससे पूछने से खुद को रोक नहीं सका, तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। गु कियानशुए एक पल के लिए चुप रहे और फिर काफी अड़ियल आवाज में बोले, मुझे लगा कि आप मुझसे बच रहे थे और मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं खेलना चाहते थे। क्या आप यह भी महसूस कर सकते हैं? कितना अच्छा काम किया है आपने। जियाओ लो विडंबना को अनदेखा नहीं कर सका और जानबूझकर गंभीर स्वर में बोला, स्पैरिंग के लिए एक अच्छी शारीरिक स्थिति की आवश्यकता होती है। एक बार जब मैं बेहतर स्थिति में आ जाऊंगा तो मैं आपके साथ काम करूंगा। क्या आप अब मेरा पीछा करना बंद कर सकते हैं? गु कियानशुए ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो।
जियाओ लो थोड़ा अजीब महसूस कर रहा था क्योंकि कोई भी कभी यह निर्धारित नहीं कर सकता था कि वह झूठ बोल रहा था या अपने चेहरे की अभिव्यक्ति की बारीकियों को पढ़कर सच बोल रहा था। यह छोटी लड़की कैसे बता सकती है? तुम्हें कैसे पता चलेगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? महसूस करके। गुकियानशुए ने 2 शब्दों को धीरे से कहा। जियाओ लो अवाक था, फिर सकारात्मक रूप से बोला, मैं ईमानदारी से आपको बता सकता हूँ कि आपकी भावनाएं गलत है। इतना कहकर वह पीछे हट गया और चला गया। हालांकि गुकियानशुए अभी भी उनसे पीछे चल रहे थे और प्रशिक्षण शिविर छोड़ने के बाद से ऐसा कर रहे थे। उसने एक जिद्दी छोटे भेड़िए के पिल्ले की तरह काम किया, जिसकी नजर अपने शिकार पर थी। जियाओ लो फिर से रुक गया और थोड़ा असहाय महसूस करते हुए उसने कहा, आप मुझसे क्या चाहते हैं? तुम्हारे साथ खेलने के लिए। गुकियानशुए ने अभी भी वही बात कही। यहाँ से बाहर? जियाओ लो ने आखिरकार छोटी लड़की को छोड़ दिया। शिविर में घूमना समझ में आएगा, लेकिन इस व्यस्त कार के गुजरने के साथ मुख्य सड़क पर चलने से लोगों को लगेगा कि वे दोनों पागल थे। लेकिन क्यों? कियानशुए ने उत्साह से सिर हिलाया और कहा, हाँ। जियाओ लो ने खुद को अंदर से ढहते हुए महसूस किया। गुकियानशुए एक खाली शीट पेपर जैसा दिखता था, लेकिन कागज की एक बहुत ही जिद्दी खाली शीट। वह चाहकर भी उसे जोर से फटकार नहीं लगा सकता था, इससे कुछ भी नहीं बदलेगा। तो उसने आखिरकार उससे निपटने का एक तरीका सोचा। ठीक है, मैं आपका अनुरोध स्वीकार करता हूँ। क्या आप स्पार करना चाहते हैं? यह मार्शल आर्ट नहीं होना चाहिए, हम किसी और चीज के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। चलो अब गति के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। उन्होंने ऐनाकार की इमारत की ओर इशारा किया और कहा, यदि आप पहले वहां पहुंचते हैं तो मैं मार्शल आर्ट के मामले में आपके साथ प्रतिस्पर्धा करूंगा। यदि आप हार जाते हैं तो मुझे परेशान करना बंद करें और तुरंत शिविर में वापस जाएं, ठीक है? गुकियानशुए ने उस इमारत को देखा और ध्यान से इसके बारे में सोचा, फिर सिर हिलाया और कहा, ठीक है। जियाओ लो दौड़ने की स्थिति में आ गया। शुरू करने के लिए तैयार? चलो शुरू करते हैं। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, गुकियानशु 1 सेकंड बर्बाद किए बिना हवा के झोंके की तरह उस इमारत की ओर निकल गए। जैसे ही वह जियाओ लो के पास से भागी, उसने उसकी खुशबू की भनक पकड़ ली। वह निगल की तरह फुर्तीली थी, तेज लेकिन सुरुचिपूर्ण थी। वह बहुत भोली है। फिर यह जियाओ लो पर उतरा और इसने उसे कुछ हद तक आश्चर्यचकित किया। यह सिर्फ पागलपन नहीं था, गुकियानशुए वास्तव में एक निर्दोष बच्चे की तरह था जो दुनिया के तरीकों से बेदाग था। उसे एक साधारण चाल से आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है। उन्होंने एक टैक्सी को हरी झंडी दिखाई और फिर विपरीत दिशा में चले गए। अध्याय 193, एक संकीर्ण सड़क पर दुश्मन। गुआंगमिंग क्षेत्र के पीपुल्स अस्पताल में पहुंचने पर जियाओ लो ने फेंग वुहेन और उनके साथियों से मुलाकात की। भाई जियाओ। पांचों ने आदरपूर्वक उनका अभिवादन किया। क्या ड्रैगन गैंग हाल ही में रूई के लिए परेशानी पैदा करने की कोशिश कर रहा है? जियाओ लो ने पूछा। ड्रैगन गैंग नहीं, बल्कि एक लापरवाह फुएरदाई एक सलोन पास की तरह उसके पीछे जा रहा है, फेंग वुहेन ने कहा। जियाओ लो ने भौहें सिकोड़ी। फुएरदाई? उनकी बहन पहले से ही तांग रेन से विवाहित थी और एक विवाहित महिला के रूप में जो कोई भी उसके पीछे था, वह निश्चित रूप से अच्छा नहीं था। फेंग वुहेन ने अस्पताल के प्रवेश द्वार की ओर देखते हुए सिर हिलाया। हाँ, मैंने पुष्टि की है कि उसका नाम हुआ हैफिंग है। वह हाल ही में लापरवाही से ड्राइविंग करने से एक कार दुर्घटना का शिकार हो गया। वह प्रीमियम वीआईपी वार्ड में स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं और लगभग पूरी तरह से ठीक हो गए हैं, लेकिन उन्होंने अस्पताल में रहने पर जोर दिया। वह सुश्री रूई को रोज परेशान करता है। उसे अभी तक पता नहीं था कि जिस व्यक्ति ने जियाओ लो को सबक सिखाने के लिए उन्हें 20,000 की पेशकश की थी, वह वास्तव में हुआ हैफिंग था। वह वास्तव में इन सभी के पीछे असली नियोक्ता था। हुआ हैफिंग? जियाओ लो मुस्कुराया, एक ठंडी मुस्कान जैसे कि वह एक संकीर्ण सड़क पर अपने दुश्मन का सामना करने वाला था। उन्होंने झाओ मेंकी को चुराने के लिए हुआ हैफिंग के खिलाफ कोई शिकायत नहीं रखी, क्योंकि यह झाओ मेंकी की पसंद थी। हालांकि हुआ हैफिंग की निगाहें अब अपनी बहन पर थी
और वह सचमुच अपने रिवर्स स्केल पर जांच कर रहा था। 2 समझ गया। अभी के लिए अच्छा काम। शियाओ लो ने फेंग वुहेन के कंधे पर थपकी दी। दिनरात किसी की रखवाली करना कोई आसान काम नहीं था। वास्तव में यह एक लंबा और थकाऊ काम था और अन्य चीजों के अलावा किसी की नींद की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। भाई जियाओ बहुत विनम्र है। फेंग वुहेन शर्मिंदा अपने सिर के पीछे खरोच दिया और शालीनता से कहा, मैं आज आसपास रहूंगा ताकि आप लोग आराम करने के लिए बाहर जा सके। आज रात 8 बजे फिर से आओ। जियाओ लो मुस्कुराया। समझ गया है। फेंग वुहेन और उनकी 4 सदस्यीय टीम की आंखों में चमक थी जब उन्होंने शियाओ लो को उन शब्दों को कहते हुए सुना। यह वास्तव में एक समयघन और चुनौतीपूर्ण काम था, इसलिए आराम करने के लिए एक दिन की छुट्टी होना रोमांचक खबर थी। अस्पताल में फैंसी कपड़ों में आधुनिक कसानोवा की तरह दिखने वाला एक व्यक्ति गुलदस्ता के साथ गलियारे के साथ आकस्मिक रूप से घूम रहा था। उसके पास एक ऊंचा माथा था और उसकी उंगली पर चमकदार हीरे की अंगूठी इतनी उज्जवल चमक रही थी, इसने नर्सों को लगभग अंधा कर दिया क्योंकि वह उनके पास से गुजर रहा था। यह गहने का एक शानदार टुकड़ा था और जो महिलाएं ऐसी चीजों के बारे में जानती थी, वे स्वाभाविक रूप से इसके मूल्य को जानती थी। जहां तक इसके वाहक की बात है, वह एक धनी परिवार से आना चाहिए। सेंट लॉरेंट से चमड़े का बटुआ, डीजल ब्लैक गोल्ड से पतलून, फेरागामो से जूते, इन सभी वस्तुओं की कीमत 10,000 से अधिक होगी और जिस भी लड़की के पास इस आदमी को आज तक का सौभाग्य मिला था, उसके पास निश्चित रूप से अटूट मात्रा में पैसा होगा। कई नर्सें आपस में फुसफुसा रही थी, उनकी आंखें चमक रही थी जैसे उन्होंने सोने के पहाड़ की खोज की हो। ढेर के नीचे से ऊपर तक काम करने वाली जूनियर नर्सों के लिए एक आदमी का ऐसा सपना एक भव्य महल में रहने वाले प्रिंस चार्मिंग से कम नहीं था। और अगर उस राजकुमार ने उन्हें पसंद किया, तो क्यों उन्हें तुरंत प्रतिष्ठित राजकुमारियों में बदल दिया जाएगा। हालांकि उन्हें यह एहसास नहीं था कि यह आदमी ऐसे मीठे सपनों वाली अनगिनत लड़कियों के लिए एक अभिशाप था, एक बेरहम शिकारी जिसने पहले से ही कई निष्पक्ष लड़कियों की नैतिकता को खराब कर दिया था। वह कोई और नहीं, हुआहाई कॉरपोरेशन के अध्यक्ष के बेटे हुआ हैफेंग थे। एक आदमी था जो अपने 50 के दशक में हुआ हैफेंग के बगल में चल रहा था। उनका नाम गुआन झोंग था और वह हुआ परिवार के चैम्बरलेन थे। उन्होंने जेंटलमैन सूट पहना हुआ था। हुआ हैफेंग के घायल होने के बाद हुआहाई कॉरपोरेशन के अध्यक्ष ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से हुआ हैफेंग की देखभाल करने के लिए भेजा। गुआन झोंग अपने युवा मास्टर से बहुत निराश था। जहां पहले वह सुंदर लड़कियों को पसंद करता था जिनकी चेरी चुनने के लिए पकी हुई थी, इन दिनों उनका स्वाद विवाहित महिलाओं को पसंद था। उसने एक लंबी आह भरी और उसे चेतावनी दी, युवा गुरु, आपको बड़ा होना सीखना चाहिए। वावे कॉर्पोरेशन किसी दिन आपके पास गिरने के लिए बाध्य है, लेकिन इससे पहले आपको अपनी जिम्मेदारियों का भार उठाने के लिए पर्याप्त क्षमता रखने के लिए खुद को तैयार करना चाहिए। बेहतर है कि तुम चुप हो जाओ, मेरे पॉप्स मुझे परेशान भी नहीं कर रहे हैं। तुम इतने शोर क्यों कर रहे हो? क्या आपको वास्तव में लगता है कि चैम्बरलेन होने के नाते आपको मेरे जीवन में सब कुछ प्रबंधित करने का अधिकार मिलता है? बेहतर होगा कि आप हमेशा याद रखें कि आप हुआ परिवार के कुत्ते के अलावा कुछ भी नहीं है। आप एक कुत्ता है जो अपने मालिक के व्यवसाय में हस्तक्षेप करने की हिम्मत करता है। क्या आपके मस्तिष्क को स्ट्रोक हो रहा है? हुआ हैफेंग ने बुरी तरह से पलटवार किया। मैं गुआन झोंग समझाना चाहता था, लेकिन उसने फैसला किया था कि चुप रहना सबसे अच्छा था। हुआ हैफेंग ने नर्स की डेस्क के पास पहुंचते ही उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया, जहां जियोरुई काम करता था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अरे वाह, नर्सिंग आउटफिट में महिलाएं सेक्सी हैं। वे वास्तव में मुझे उन पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं। उसने नर्स की मेज पर बैठे जियाओ रुई को देखा। वह अपना सिर नीचे करके काम में व्यस्त थी। उसे भद्दे तरीके से देखते हुए हुआ हैफेंग खुद को रोक नहीं सका और उसकी लार को निगल लिया। उसने जल्दी से अपनी पोशाक को चिकना कर दिया, फिर सही सज्जन का अभिनय करते हुए वह उसके पास चला गया। हम फिर से मिलते हैं, रुई, मेरी निष्पक्ष महिला। ये फूल आपके लिए है।
उनका सुंदर चेहरा भावुक उत्साह से भरा हुआ था। जो नर्सें करीब थी, वे ईर्ष्या और शायद ईर्ष्या की भावना से देखती थी। उनमें से कुछ ने अपने होठों को इतनी जोर से काटा कि वे सचमुच खून बह रहे थे। जियाओ रुई ने ऊपर देखा और ठंडे से कहा, फूल किसी और को दे दो, मैं नहीं चाहती कि मेरे पति गलत समझें। जब वह छोटी थी तो वह हुआ हैफेंग जैसे लोगों के प्रति आकर्षित हो सकती थी, लेकिन अब वह उन मासूम और उदास छोटी लड़कियों में से एक नहीं थी। वह बता सकती थी कि हुआ हैफेंग सिर्फ एक नज़र से भेड़ की त्वचा में एक भेड़िया था। उसके तौर तरीकों का शिकार होने वाली अभागे महिला का निश्चित रूप से पूरी तरह से शोषण किया जाएगा। अगर वह इस तथ्य से विवश नहीं थी कि वह वहां एक मरीज था, तो उसने उसे एफ के बाहर निकलने के लिए कहा होता। ये फूल आपके प्रति मेरी कृतज्ञता का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब मैं अपने अस्पताल के बिस्तर तक सीमित था, तो आप मेरी मंद दुनिया में चमकती रोशनी थे और मुझे फिर से जीने की आशा खोजने की अनुमति दी। आप सिर्फ सफेद रंग में मेरे स्वर्गदूत नहीं हैं, बल्कि मेरी आत्मा के मरहम लगाने वाले हैं। इसलिए कृपया आपके प्रति मेरी कृतज्ञता के इस प्रतीक को स्वीकार करें। हुआ हैफेंग असाधारण था जब लड़कियों की प्रशंसा करने की बात आती थी, और जैसा कि उन्होंने कहा था कि नर्सों और महिला रोगियों ने कहा, वे जियाओ रुई से नफरत करने के बिंदु पर ईर्ष्या महसूस करने लगे। वे चाहते थे कि यह वही था जो हुआ हैफेंग के प्रति अपनी कृतज्ञता दिखा रहा था। जियाओ रुई ने उसे तिरस्कारपूर्ण रूप से देखा और कहा, मैं एक नर्स हूँ, रोगियों की देखभाल करना मेरा काम है, आपको आभारी होने की जरूरत नहीं है। मुझे अभी भी कुछ काम करना है, आपको आगे बढ़ना चाहिए। कृपया यहाँ मेरे काम में हस्तक्षेप न करें। अगर सुश्री रुई आज रात मेरे साथ भोजन करने के लिए सहमत हो जाती है, तो मैं चला जाऊंगा। रात्रिभोज मेरी कृतज्ञता का एक संकेत होगा। मुझे आशा है कि आप गलत नहीं समझेंगे। हुआ हैफेंग ने कहा, बेहतर है कि तुम जान लो। जियाओ रुई की सुंदर भौहें चकरा गई और वह लगभग चिल्लाई, खो जाओ, लेकिन जल्दी से एहसास हुआ कि उसे एक नर्स के रूप में अपनी उत्कृष्ट छवि बनाए रखने की आवश्यकता है। उसने जबरदस्ती खुद को बंद कर लिया। प्रिय, इस पल में तांग रेन को आखिरकार यह सुनने के बाद अपना विभाग छोड़ने का अवसर मिला कि कोई उसकी पत्नी को परेशान कर रहा था। जब वह वहां पहुंचा, तो उसने हुआ हाइफेंग के हाथ में गुलाब ओ को देखकर तुरंत स्थिति को समझा। उसने मुस्कुराते हुए फूल पकड़ा और विनम्रता से जवाब दिया, आप यहाँ मेरी पत्नी को सही तरीके से धन्यवाद देने के लिए हैं। फिर मैं अपनी पत्नी की ओर से आपका आभार प्राप्त करूंगा। फूल बहुत ताज़ा और सुगंधित है। सच में, पति? जियाओ रुई जानबूझकर तांग रेन की ओर झुकी, अपनी बाहों को प्यार से लपेटते हुए। उसने नहीं सोचा था कि हुआ हैफेंग इतनी मोटी चमड़ी वाली हो सकती है कि यह देखने के बाद उसे परेशान करना जारी रखे। लेकिन निश्चित रूप से उसने कम अनुमान लगाया था कि हुआ हैफेंग कितना दृढ़ था। उसका दिमाग पहले से ही विकृत हो चुका था। यह उस बिंदु पर था जहां उन्होंने आनंद लिया और दूसरों से संबंधित चीजों को छीनकर उपलब्धि की भावना महसूस की। जियो रुई ने तांग रेन के प्रति जितना अधिक स्नेह दिखाया, उतना ही वह जियाओ रुई को रोमांचक रूप से प्राप्त करना चाहता था। एक फुएरदाई, चीन में नोव्यू रिच के बच्चों के लिए एक चीनी शब्द। 2 रिवर स्केल, चीनी पौराणिक कथाओं में ड्रैगन का एक पैमाना अन्य सभी के विपरीत दिशा में बढ़ रहा है। रिवर स्केल को छूना किसी ऐसी चीज की अलंकारिक अभिव्यक्ति है जिसे छूने के लिए मना किया गया है, और इसका अर्थ है सम्राट या सत्ता में एक आदमी को अपमानित करना। अध्याय 194, आप वास्तव में मरना चाहते हैं। अनुवादक न्योइबो स्टूडियो, संपादक न्योइबो स्टूडियो। हुआ हैफेंग ने तांग रेन पर गुस्से या दुश्मनी में नहीं, बल्कि बिना छिपे तिरस्कार के साथ एक व्यंग्यपूर्ण नजर डाली। उन्होंने फिर विनम्रता से कहा, मिस रुई एक परी है जिसे एक सच्चे आदमी के प्यार और स्नेह का आनंद लेना चाहिए। कीटाणुनाशक की गंध से भरे इस स्थान पर अन्य लोगों को देखने के बजाय एक परी को खुद को जनता से ऊपर रखना चाहिए। मैं प्रतिभाशाली नहीं हो सकता हूँ, नहीं मेरे पास जलाने के लिए सैकड़ों मिलियन डॉलर हैं, लेकिन मेरी वित्तीय स्थिति महत्वहीन नहीं है। रुई की ओर मुड़ते हुए उन्होंने घोषणा की, सुश्री रुई, मैं आपको एक नया जीवन प्रदान कर सकता हूँ यदि आप इतने दयालु हैं कि मुझे अनुमति दें।
आपको हर सुबह समय पर काम करने के लिए जल्दी नहीं करनी पड़ेगी, रोगियों के लिए पंच बेड नहीं होगा और आपको निश्चित रूप से किराए के जर्जर कमरों में रहने की आवश्यकता नहीं होगी जिनकी लागत हर महीने कुछ 100 रुपए है। आप अपने घर के मालिक होंगे और जो चाहे खरीद लेंगे। मॉल में खरीदारी करते समय आपको कीमत पर विचार करने की आवश्यकता नहीं होगी और आपका बैंक बैलेंस कभी भी 7 अंकों से कम नहीं होगा। उन्होंने जियाओ रुई को एक करामाती सपने जैसा जीवन चित्रित किया जिसके लिए कोई भी लड़की मर जाएगी। जिन युवा नर्सों ने उनके मादक शब्दों को सुना वे अपने घुटनों पर कमजोर पड़ गई। काश वे वही होती जिनसे हुआ हैफेंग अपने प्यार की घोषणा कर रही थी। वे उसे दिल की धड़कन में स्वीकार करेंगे। तांग रेन जितना सौम्य स्वभाव का था वह स्वीकार नहीं कर सका कि हुआ हैफेंग उसके सामने अपनी महिला से अपने प्यार का दावा कर रहा था। तांग रेन की एक झलक के बिना हुआ हैफेंग ने एक मुस्कान के साथ उसका पीछा करना जारी रखा। मुझे आश्चर्य है कि क्या मिस रुई इस तरह का जीवन जीना पसंद करेगी। फिर उन्होंने एक सज्जन की तरह अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और अपने साथी को नृत्य के लिए आमंत्रित किया और कहा, मिस रुई, आपको केवल थोड़ा सा सिर हिलाना होगा और मुझे अपना हाथ देना होगा। जीवन आपके लिए एक नया दरवाजा खोल देगा। तुम्हारे साथ क्या गलत है? एक और आदमी की पत्नी को धोखा देना। क्या आपको कोई शर्म नहीं है? गुस्से में तांग रेन हुआ हैफेंग पर गरजग्या और हुआ हैफेंग को दूर धकेलने के लिए अपना हाथ उठाया। एक पल में गुआन झोंग तांग रेन के सामने एक भूत की तरह दिखाई दिया, इससे पहले कि वह हुआ हैफेंग पर हाथ रख सके। उसकी घुमावदार उंगलियां तन करके तांग रेन की कलाई को लोहे की लकीरों की तरह पकड़ लेती थी। तांग रेन का चेहरा दर्द में मुड़ गया और वह तुरंत दर्द में चिल्लाया क्योंकि गुआन झोंग ने उसे एक दृढ़ पकड़ के साथ बंद कर दिया। तुम क्या कर रहे हो? उसे जाने दो। क्या तुमने मुझे सुना, बूढ़े मूर्ख? मेरे पति को छोड़ दो। जियाओ रुई चिल्लाया, उसका सुंदर चेहरा पीड़ा से पीला पड़ गया। पपफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जन्मजात फिलेंडर हुआ हैफेंग ने मौके का फायदा उठाते हुए शियाओ रुई को कसकर अपनी बाहों में जकड़ लिया। उसने उससे कहा, मिस रुई, यह आदमी तुम्हारे लायक नहीं है। वह आपको वह जीवन कभी नहीं दे पाएगा जो आप चाहते हैं। उसे छोड़ दो और मेरे साथ रहो। मैं आपके सपनों को सच करूंगा। यहाँ तक कि अगर आप आकाश में चंद्रमा चाहते थे तो मैं आपके लिए इसे प्राप्त करने का एक तरीका निकालूंगा। हुआ, तुम क्या कर रहे हो? मुझे जाने दो। जियाओ रुई ने अपनी पूरी ताकत के साथ संघर्ष किया और अभी भी हुआ हैफेंग के गले नहीं निकल सका। हालांकि हर गुलाब में कांटे होते हैं और अपनी पूरी ताकत के साथ उसने हुआ हैफेंग के पैर पर जोर से कदम रखा। हुआ हैफेंग चिल्लाया और दर्द में वापस कूद गया। शियाओ रुई यही नहीं रुके। वह उसकी ओर झुकी, अपने दाहिने घुटने को उठाया और तुरंत हुआ हैफेंग के क्रोच पर पटक दिया। आह! देखने वाली भीड़ हुआ हैफेंग के साथ थी, लगभग जैसे उन्होंने अपने कमर क्षेत्रों में कष्टदायी दर्द को महसूस किया। टूटे हुए अंडे और टूटे हुए अंडे के छिलके की एक छवि उनके सिर के माध्यम से चमकती है। यह तस्वीर लेने के लिए बहुत दर्दनाक है। हुआ हैफेंग ने उसे कसकर पकड़ लिया, उसके पैरों को एक साथ दबा दिया गया और उसका शरीर सरासर पीड़ा में झुक गया। सुअर के जिगर की तरह लाल चेहरा रखते हुए हुआ हैफेंग ने अपने पैरों को थपथपाया और एक डरावनी ऊंची आवाज में चीखते हुए कहा, FUCK, युवा मास्टर। गुआन झोंग ने तांग रेन को रिहा कर दिया और हुआ हैफेंग की ओर भाग गया। हुआ हैफेंग ने उसे उन्मादी रूप से दूर धकेल दिया। उसने अपना सिर उठाया और जियाओ रुई की ओर इशारा करते हुए चिल्लाया, गुआन झोंग, यह बी टीच ले लो। उसने मेरी गेंदों को लात मारने की हिम्मत की। मैं उसे मौत के घाट उतारने जा रहा हूँ। हुआ हैफेंग ने अपना परिष्कृत और विनम्र आचरण खो दिया था और उनके सज्जन का असर अब नहीं था। पूर्ण दर्द में रोते हुए उसका असली रंग प्रकट हो गया था। उभरी हुई नीली नसें उसके माथे के किनारे धड़क रही थी। जियाओ रुई को जोर से देख रही थी जैसे कि वह उसे मारना चाहता था। हाँ, युवा गुरु। अंधी वफादारी से प्रेरित एक अच्छे सैनिक की तरह आदेश का पालन करते हुए गुआन झोंग ने अपने चमड़े के हाथों को उठाया, जियाओ रुई पर हमला करने की तैयारी की। उसकी उंगलियों की युक्तियां ब्लेड की तरह तेज थी
और वे डरावनी लकीरें छोड़ देते थे जहां वे टकराते थे। वह मुड़ा और बिना किसी दृश्य भावनाओं के जियाओ रुई को देखा। जियाओ रुई का चेहरा भूत की तरह पीला था, ऐसा लग रहा था जैसे वह एक जानवर द्वारा हमला किया जाने वाला था। वह ठंडे पसीने में फूट पड़ी और डर के मारे जम गई। मेरी पत्नी को मत छू। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। चिल्लाते और चिल्लाते हुए तांग रेन ने अपनी सुरक्षा की पूरी तरह से अवहेलना करते हुए गुआन झोंग पर खुद को फेंक दिया। एक हाथ उठाया गया था और एक आदमी नीचे था। बिना पलक झपकाए तांग रेन को गुआन झोंग ने ठंडा कर दिया। वाह वाह! ठीक उसी क्षण एक ऊंची आवाज वाली चीख ने हवा को छेद दिया, जो दूर के गलियारे से आ रही थी। हवा में बिजली गिरने की एक चमक की तरह यह एक विभाजित सेकंड में उन पर था। एक रैत की तरह दिखाई देते हुए यह हवा के माध्यम से एक छाया की तरह घूमता है और एक पैर की चेतावनी के बिना गुआन झोंग की गर्दन पर उड़ गया, एक तेज और घातक इरादे के साथ। अचानक हमले ने गुआन झोंग को आश्चर्यचकित कर दिया। खतरनाक उपस्थिति और उनके अप्रत्याशित प्रतिद्वंद्वी की भयंकर हड़ताल ने उन्हें भारी दबाव में डाल दिया था। वह तेजी से पीछे हट गया। उसका बायां हाथ मुड़ गया और मुट्ठी में जकड़ा हुआ था। एक कम रुख से उसने अपनी मुट्ठी को चौड़ा एक मेहराब में अपने प्रतिद्वंद्वी के फ्लैंक की ओर फेंक दिया। धमाका! उसकी मुट्ठी एक शक्तिशाली और सटीक समय पर किक के साथ सीधी टक्कर में आ गई, इतनी जोरदार कि वह दुर्घटनाग्रस्त हो गई और प्रतीक्षा कर रहे शरीर में घुस गई। इसका प्रभाव गुआन झोंग में गूंज उठा जैसे कि क्रोधित सुनामी। उसे हवा में फेंक दिया गया, जो टूटी हुई डोर के साथ पतन की तरह दिखाई दे रहा था। एक मेहराब में खून का एक मुंह। उसे फर्श पर जोर से उतारा गया था और उसके मुंह के कोने पर खून के धब्बे थे। डार्टिंग आकृति हवा में घूमती है और धीरे धीरे जमीन पर उतर जाती है। यह एक सुंदर युवक था। उसने एक गंभीर और ठंडा भाव पहना था। भाई! जियाओ रुई जियाओ लुओ को देखकर आश्चर्यचकित था और तुरंत फिर से सुरक्षित महसूस किया और खुशी की तीव्र भावना के साथ दूर हो गया। तांग रेन को उठने में मदद करने के बाद वह एक सुंदर तितली की तरह नरम और मंद होकर जियाओ लुओ की बाहों में उड़ गई। तांग रेन का कंधा अभी भी गुआन झोंग के प्रहार से दर्द कर रहा था। वह जियाओ लुओ के पास गया और उसे प्यार से भाई कहा। कमरे में मौजूद सभी दर्शक हैरान रह गए। उन्होंने जो दृश्य देखा था वह दिल को छू लेने वाला था, जैसे कि वे एक वुक्सिया टीवी नाटक देख रहे थे। रेसिंग गति, घूमना और किक करना, सब कुछ एक फ्लैश में हुआ। यह कितना आश्चर्यजनक था। कथानक में एक मोड़ जोड़ते हुए वह व्यक्ति जियाओ रुई का भाई भी निकला। जियाओ लियो ने जियाओ रुई को सिर के शीर्ष पर प्यार से रगड़ा, मुस्कुराया और कहा, मैंने आपको कई दिनों से नहीं देखा है। तुम और भी सुंदर लग रहे हो। झटके! आप फिर से मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। जियाओ रुई ने अपने होठों की प्रशंसा करते हुए कहा। जियो! जियाओ लुओ! हुआ हैफेंग ने जियाओ लुओ को घूरकर देखा, चकित और हक्का बक्का रह गया। उसकी कमर में दर्द कम होने लगा और वह धीरे धीरे सीधा खड़ा हो गया। शियाओ लुओ की आंखें उसे ठंड से देख रही थी। एक डरावना रूप उसकी आंखों के अंदर आग की तरह गहराई से धड़क रहा था। उन्होंने कहा, हुआ हैफेंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के साथ दोस्ती करने की? ऐसा लगता है कि आप वास्तव में जीने से थक गए हैं। गुआन झोंग ने जियाओ लुओ के स्वर में खतरे को महसूस किया। अपने दर्द को नजरअंदाज करते हुए वह उठने के लिए संघर्ष कर रहा था और जियाओ लुओ के सामने आया। एक हाथ दूसरे हाथ पर रखते हुए अपनी छाती के सामने उन्होंने जियाओ लुओ को नीचे झुकाया और सम्मानपूर्वक कहा, श्री जियाओ, मैं अज्ञानी हूँ और मेरे पास कोई ज्ञान नहीं है। मैं केवल यह कामना कर सकता था कि आप उदार होंगे और गलत करने वाले को बाहर निकलने का रास्ता देंगे। मैं वादा कर सकता हूँ कि हुआ हैफेंग फिर कभी मिस रुई के सामने नहीं आएगा। गुआन झोंग के माथे से ठंडा पसीना बह रहा था। उन्होंने कई वर्षों तक मार्शल आर्ट का अभ्यास किया था और उन्होंने आज तक किसी पर मृत्यु की ऐसी मजबूत आभा का अनुभव नहीं किया था। उसकी मनहूस उपस्थिति ने उसकी आत्मा को डर से कांपने पर मजबूर कर दिया। इस तथ्य को जोड़ते हुए कि वह केवल एक चाल से हार गया था, उसे एहसास हुआ कि यह आदमी एक आउट एंड आउट हत्यारा था।
अध्याय 195 मैं तुम्हारा पिता हूँ। एक खतरनाक बल उग्र लहरों की तरह गलियारे से टकरा रहा था। यह एक प्रबल अलौकिक बल था जो जियाओ लो से निकला था। यह किसी भी तरह से दिखाई या मूर्त नहीं था, लेकिन चारों ओर घूमते हुए निराकार फिर भी सर्वव्यापी महसूस किया जा सकता था। कमरे में हर किसी ने अचानक नाटकीय रूप से ठंड महसूस की और वे डर से कांप गए। भले ही हुआ हैफेंग जियाओ लो से भयभीत था, फिर भी वह दुर्जय हुआहाई कॉरपोरेशन का क्राउन प्रिंस था और उसे व्यापारिक साम्राज्य का उत्तराधिकारी बनने के लिए एक शाही उत्तराधिकारी की तरह उठाया गया था। वह एक बच्चे के रूप में हमेशा अशिष्ट और अनैतिक था। हालांकि उनके पास गुआन झोंग था, जो एक मार्शल आर्ट मास्टर था, लेकिन वह ज्यादातर अपने पिता पर भरोसा करता था। उनकी संपत्ति ने उन्हें अछूत बना दिया और वे व्यक्तिगत लाभ हासिल करने में माहिर थे। उनकी आंखों में जियाओ लो समाज के निचले हिस्से में कीचड़ में संघर्ष कर रही एक कैटफिश से ज्यादा कुछ नहीं लग रहा था। उसके पास उससे डरने का कोई कारण नहीं था। जियाओ लो, मैं आपको लंबे समय से ढूंढ रहा हूँ। क्या आश्चर्य है, यह जियो रुई आपकी बहन है। मैं उस बीटी झाओ मेंकी के लिए नहीं लड़ूंगा अगर मुझे पता था कि आपके पास इतनी सुंदर बहन है। यहाँ तुम्हारी बहन उस बीटीच की तुलना में बहुत गर्म है। हुआ हैफेंग, चुप रहो। गुआन झोंग का चेहरा अचानक गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने अपना हाथ उठाया और जियाओ लो के लिए अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए हुआ हैफेंग के चेहरे पर थप्पड़ मारा। ट्वैक! यह एक कठोर, भारी थप्पड़ था और यह दालान के ठीक पार जोर से और स्पष्ट रूप से गूंज रहा था। हुआ हैफेंग पीछे मुड़ा और दीवार से टकरा गया। उसके चेहरे पर 5 उंगलियों के अलग अलग टुकड़े दिखाई दे रहे थे। हुआ हैफेंग की आंखें चौड़ी हो गई। उसने अपने धड़कते हुए चेहरे को ढक लिया और गुस्से में गुआन झोंग को घूरते हुए कहा, गुआन झोंग, तुम पागल हो रहे हो। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसे उसके स्टुअर्ड ने थप्पड़ मार दिया था। गुआन झोंग ने अपने युवा गुरु को नजरअंदाज कर दिया, जिसे वह सोचने से रोक नहीं सका। एक सुअर की तरह बेवकूफ था। वह जियाओ लो की ओर मुड़ा और एक बेहद विनम्र इशारा करते हुए कहा, श्री जियाओ, कृपया उनके जीवन को बख्श दें। उन्होंने केवल कुछ बुरी भाषा का इस्तेमाल किया, वह मरने के लायक नहीं है। गुआन झोंग का स्वर ईमानदार और गंभीर था। उनके पास विकल्प खत्म हो रहे थे। शियाओ लो की लड़ाई की भावना ने उनके जोश को कम कर दिया था, यहाँ तक कि जियाओ लो की खतरनाक ताकत भी प्रकट हो गई थी। भले ही जियाओ लो इन सभी लोगों के सामने अपने युवा गुरु को सीधे नहीं मार सकता था, गुआन झोंग अभी भी हुआ हैफेंग के जीवन के लिए डरता था। आज के बाद, अब जब वह जियाओ लो की सूची में है, तो यहाँ से उसकी रक्षा करने की क्षमता कौन रखेगा? जियाओ लो ने उसे लापरवाही से देखा और कहा, ठीक है। अगर उसका एक पैर विकलांग है, तो मैं आज की घटना को जाने दूंगा। जियाओ लो की आवाज कठोर और ठंडी थी, जो जानलेवा इरादे से भरी हुई थी। हुआ हैफेंग शियाओ लो की टिप्पणी सुनकर दंग रह गया। वह एक पागल कुत्ते की तरह चिल्लाया, जियाओ, आपको क्या लगता है कि आप कौन है? आप समाज के निचले हिस्से में केवल एक छोटी सी कैटफिश है। मेरी टांग तोड़ने के बारे में सोचने की हिम्मत कैसे हुई? मानो या न मानो, मैं आपको एक फोन कॉल के साथ जीवन भर के लिए जेल में डाल सकता हूँ। हर कोई अब हुआ हैफेंग को अपने असली रंग में देख रहा था। जिन लड़कियों को पहले उनके ग्लैमर्स मुखौटे से बेवकूफ बनाया गया था, उनके चेहरे पर घृणा के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। गुआन झोंग ने अभी भी हुआ हैफेंग पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने अजीब भाव से कहा, यह ऐसा करने के लिए दिल नहीं है। जियाओ लो ने हिकारत भरी नजर से एक फुसफुसाहट भरी आवाज में कहा, फिर ऐसा लगता है कि मुझे इसे अपने दम पर करना होगा। जियाओ लो को पता था कि हुआ हैफेंग पर हाथ रखने से उसे सड़क पर परेशानी होगी, लेकिन युवा मूर्ख ने सीमा पार कर ली थी। जियाओ रुई और तांग रेन को धमकी देना और नुकसान पहुंचाना। शियाओ लो कभी भी हुआ हैफेंग को इस बेदाग से बाहर निकलने की अनुमति नहीं दे सकता था। शियाओ लो को करीब और करीब जाते हुए देखकर गुआन झोंग एक ठंडे पसीने में टूट गया और अपने जबड़े को मजबूती से जकड़ लिया। उसे जल्दी से फायदे और नुकसान को तौलना पड़ा।
अपने आप को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है, श्री जियाओ। गुआन झोंग ने अपना मन बना लिया। वह तुरंत पीछे मुड़ा और हुआ हैफेंग की ओर बढ़ गया। जब हुआ हैफेंग ने चौंका देने वाली आंखों से देखा, गुआन झोंग का दाहिना हाथ उसके बाएं पिंडली पर एक क्लीवर की तरह कटा हुआ था। सुप्रशिक्षित। आह! हड्डी टूटने की खौफनाक आवाज के साथ तुरंत दर्द की एक कर्कश, दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी, जिससे हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। इस झटके से हुआ हैफेंग की बाईं पिंडली अंदर की ओर गिरकर वी में तब्दील हो गई थी, जिससे पिंडली की हड्डी दो हिस्सों में टूट गई थी। गुआन झोंग ने अब जियाओ लुओ की ओर देखा, जैसे कि उसके फैसले की प्रतीक्षा कर रहा हो। आपने अपने मालिक के जीवन को बचाने के लिए बेरहमी से काम किया है। मैं इसे एक स्लाइड करने दूंगा। यदि यह फिर से होता है, तो मैं गारंटी देता हूं कि आपको पछतावा होगा कि आप कभी पैदा हुए हैं। जियाओ लुओ ने गुआन झोंग से ठंड से कहा, फिर गरजते हुए कहा, ठीक है। धन्यवाद, श्री जियाओ, आपकी दया के लिए। गुआन झोंग ने अपने हाथों से एक विनम्र इशारा किया, फिर चीखते हुए हुआ हाइफेंग को अपने कंधों पर उठाया और तेजी से जगह छोड़ दी, जैसे कि उन्हें माफी दे दी गई हो। हालांकि उनका पैर टूट गया था, हुआ हैफेंग ठीक होने में सक्षम होंगे। यदि उसका तुरंत इलाज किया गया, तो उसे किसी भी दीर्घकालिक प्रभाव का सामना नहीं करना पड़ेगा। गुआन झोंग को अपने कौशल पर बहुत भरोसा था। उन्होंने किसी भी जटिलता को रोकने के लिए पिंडली की हड्डी को साफ कर दिया, इसलिए उपचार बहुत जटिल नहीं होगा। गुआन झोंग और हुआ हैफेंग के जाने के बाद हर कोई हॉलवे के बीच में खड़ी पतली आकृति को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। वे विश्वास नहीं कर सकते थे कि अभिमानी और बुरा गुआन झोंग उससे इतना डर जाएगा कि उसने अपने ही मालिक के पैर को तोड़ने का विकल्प भी चुना। पृथ्वी पर यह व्यक्ति कौन था? यह एक सवाल हर किसी के दिमाग में उसी पल उभर रहा था। इस तरह के तीव्र भय को पैदा करने की क्षमता के साथ यह आदमी निश्चित रूप से कोई साधारण नहीं था। शियाओ रुई और तांग रेन भी गूंगा थे। वे अब अधिक आश्वस्त थे कि उनका भाई जियाओ लुओ उतना ही रहस्यमय था जितना कि वह शक्तिशाली था। उदाहरण के लिए, उन्होंने सीखा कि सुन यू जियांगचेंग में हुई हर चीज को पूरी तरह से भूल गया। उसकी स्मृति पूरी तरह से मिट गई थी, यहाँ तक कि उसकी नशे की लत भी गायब हो गई थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वे जानते थे कि यह डॉक्टरों के कारण नहीं था, क्योंकि सन यू में नाटकीय परिवर्तन केवल उनके भाई जियाओ लुओ के सन यू के वार्ड में एक रात बिताने के बाद हुआ था। वे विश्वास नहीं कर सकते थे कि इसका उनके बड़े भाई जियो लुओ से कोई लेना देना नहीं था। गुआन झोंग ने हुआ हैफेंग को सीधे अपनी कंपनी की कार में ले लिया। पूरे समय हुआ हैफेंग गुस्से में था और गुआन झोंग को अपना पैर तोड़ने के लिए माफ नहीं कर सका। युवा गुरु, बस थोड़ी देर के लिए इसके साथ रहो। मैं आपको तुरंत अस्पताल ले जाऊंगा। तुम मरे हुए कुत्ते को मार रहे हो। जब मैं अपने पिता से मिलूंगा तो मैं उनसे कहूंगा कि वे आपको टुकड़ों में काट दें। हुआ हैफेंग ने गुआन झोंग को एक पागल बूढ़ी औरत की तरह खरोचा और मारा और चिल्लाना बंद नहीं किया, तुमने मेरा पैर तोड़ने की हिम्मत की। मैं तुम्हारे पूरे परिवार को जिंदा दफन कर दूंगा। वह जियाओ लुओ बहुत डरावना था। मैं कभी किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिला जो इस तरह के घातक बल को प्रकट कर सके। अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता तो शायद तुम उसके हाथों मर गए होते। गुआन झोंग ने धैर्य और ईमानदारी के साथ समझाया। वह वास्तव में हुआ हाइफेंग के पैर को तोड़ने के लिए व्यथित था। हाँ, क्या वह सही है? ऐसा लगता है कि मुझे अब आपको धन्यवाद देना है। मैं आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, चाहे मैं कुछ भी करूं। गुआन झोंग एक बूढ़े, दयालु पिता की तरह था जो अपने बेटे को मार्गदर्शन दे रहा था। वह गाड़ी चलाते समय सड़क पर ध्यान दे रहा था और उसने हुआ हैफेंग को चुपके से चाकू निकालते हुए नहीं देखा। लगभग 10 इंच लंबा ब्लेड बाहर स्ट्रीट लाइट की चमक के नीचे ठंडी चमक रहा था। हुआ हैफेंग ने इन शब्दों के साथ क्रूरता से व्यंग्य किया, ओल्ड गुआन, मैं आपको पर्याप्त धन्यवाद नहीं दे सकता। उसके हाथ में चाकू गुआन झोंग की छाती में डाला गया था, खून बाहर निकल गया, गुआन झोंग की शर्ट को भिगो दिया। युवा मास्टर, आप। गुआन झोंग ने ब्रेक पर दस्तक दी और वाहन को साइड में मुड़ने से बचाने के लिए दर्द को सहन करते हुए कार को नियंत्रित करने की कोशिश की।
हुआ हैफेंग का गुस्से से भरा चेहरा विक्षिप्त दिख रहा था। उनका पैर किसी ऐसे व्यक्ति ने तोड़ दिया था जिसे वह हमेशा से आलसी मानते थे। गहरे अपमान ने उसे अपनी सारी इंद्रियों को खो दिया। मैं आपको धन्यवाद दे रहा था। क्या, बूढ़े कुत्ते? आपको मेरी सराहना का तरीका पसंद नहीं है? जैसे ही उसने बात की, उसने गुआन झोंग को कुछ और बार चाकू मारा। गुआन झोंग की छाती एक खूनी गड़बड़ थी क्योंकि उसके दिल में चाकू के घावों से खून बह रहा था। यह आंतरिक बल के स्वामी के लिए भी एक घातक हमला था। अब मौत के करीब, गुआन झोंग कार को सुरक्षित रूप से रोकने में कामयाब रहे। अपनी उभरी हुई आंखों से और अपनी अंतिम सांस के साथ उसने हुआ हैफेंग को हाथ से पकड़ लिया और कहा, बच्चा, मैं कुत्ता नहीं हूँ। मैं तुम्हारा पिता हूँ। हुआ हैफेंग स्तब्ध रह गया और फिर शाप दिया, बुलशटी, मेरे पिता हुआ गोमिंग है। अध्याय 196, मुझे भूख लगी है। अनुवादक न्योइबो स्टूडियो, संपादक न्योइबो स्टूडियो। गुआन झोंग की आंखों में केवल एक पिता की नजर की कोमलता थी, नाराजगी का एक टुकड़ा भी नहीं था। उसने सुस्त, अपारदर्शी आंखों से हुआ हैफेंग को देखा, एक गहरी, लंबी आह छोड़ते हुए, तुम्हारी माँ और मैं बचपन के प्रेमी थे। हुआ गोमिंग ने उसे मुझसे दूर कर दिया। मैं वास्तविकता को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए मैंने अपनी पहचान छिपाई और परिवार के प्रबंधक बनने के लिए हुआ परिवार के पास गया। मैं तुम्हारा जैविक पिता हूँ। पिछले 20 सालों से क्या आपने अपने लिए मेरे प्यार को महसूस नहीं किया? बकवास उगलना बंद करो, तुम बेकार कुत्ते। क्या आप मुझे धोखा देना चाहते हैं? कोई रास्ता नहीं, हुआ हैफेंग गुस्से में उग्र रूप से चिल्लाया। बेटा, तुम घर वापस जा सकते हो और अपनी माँ से पूछ सकते हो। वह आपको सच बता देगी। मुझे विश्वास नहीं है। विश्वास मत करो। तुम मुझे परेशान कर रहे हो। मेरे पिता हुआ गोमिंग हुआहाई निगम के अध्यक्ष है। तुम्हारे जैसा नीच कुत्ता मेरा पिता कैसे हो सकता है? हुआ हैफेंग उन्मादी था। वह स्वीकार नहीं कर सकता था कि वह अब शक्तिशाली हुआहाई कॉरपोरेशन के क्राउन प्रिंस से एक बटलर का बेटा होने के लिए कैसे गिर गया था, एक नाजायज बेटे का उल्लेख नहीं करने के लिए। कितना हास्यास्पद और विडंबनापूर्ण है। उसने एक विक्षिप्त पागल की तरह गुआन झोंग पर अपने चाकू से हमला किया और गुआन झोंग की छाती पर 1 दर्जन खूनी छेद किए। उसके मुंह और नाक से खून बह रहा था। गुआन झोंग ने ऐंठन शुरू कर दी। हुआ हैफेंग अपने होश में वापस आया और महसूस किया कि उसने किसी को मार दिया था। घबराकर उसने कार का दरवाजा खोला और अपने टूटे हुए बाएं पैर के साथ लंगड़ाते हुए बाहर भागा। गुआन झोंग के दुखी चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान बन गई। उसे उसके ही बेटे ने मार डाला। क्या यह वास्तव में कर्म हो सकता है? उसने एक्सीलेटर को फर्श पर पटक दिया। फैंसी बिजनेस कार एक तेज तीर की तरह आगे बढ़ी और सड़क किनारे खड़े एक टैंकर से टकरा गई। गगनभेदी विस्फोट के साथ दोनों वाहन आग की लपटों में घिर गए। सबूतों को नष्ट करना आखिरी चीज थी जो वह अपने बेटे के लिए कर सकता था। वह अपनी मृत्यु का कारण हुआ हैफेंग पर लटकने नहीं दे सकता था। हुआ हैफेंग बहुत दूर नहीं चला था। अचानक धमाके की आवाज से वह चौंक गया और जमीन पर गिर गया। शायद वह वास्तव में अपने पिता के साथ संबंध महसूस कर सकता था। शायद वह केवल डरा हुआ था। आग की लपटों को हवा में उड़ते देख उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। शियाओ लो ने पूरा दिन शियाओ रुई और तांग रेन के साथ बिताया। उन्होंने खाया पिया और अच्छा समय बिताया। हालांकि जियाओ रुई ने जियाओ लो से कुछ चीजों के बारे में पूछा, लेकिन उन्होंने बहुत ज्यादा खुलासा नहीं किया। उसने केवल उससे कहा, किसी भी समय कुछ भी इस तथ्य को नहीं बदलेगा कि मैं तुम्हारा भाई हूँ। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये शब्द जियाओ रुई और तांग रेन को आश्वस्त करने के लिए बहुत पर्याप्त थे। जब वह ट्रेनिंग कैंप में लौटे तो रात के लगभग 9 बज चुके थे। यान वांग और फेंग जिजियाओ ने उसे पकड़ लिया और उससे बड़ी तत्परता से पूछा, जियाओ लो, गुकियानशुए कहा है? जियाओ लो ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी और खुद से सोचा, यह युवा लड़की अभी तक वापस नहीं आई थी। जैसा कि जियाओ लो ने उम्मीद की थी, फेंग जिजियाओ ने कहना जारी रखा, गार्ड ने देखा कि आप आज उसके साथ बाहर गए थे।
आप अकेले क्यों हैं जो वापस आ गए? यान वांग के चेहरे पर गुस्से से भरी नजर आ रही थी। उसने सीधे पूछा, क्या तुमने उसे बेच दिया? तुम छोटे बदमाश हो। यह कैसे संभव हो सकता है? जियाओ लो फूट फूट कर मुस्कुराया, फिर बिना किसी आरक्षण के दो प्रशिक्षण अधिकारियों को कहानी सुनाई। यान वांग ने तुरंत जियाओ लो की ओर इशारा किया और निराश आवाज में कहा, आप बड़ी मुसीबत में हैं। गुकियानशु एक शिक्षक के औपचारिक प्रशिक्षु बनने के लिए माउंट तियानशान चले गए और केवल 20 साल की उम्र में बाहर आए। उसकी फाइल पर स्पष्ट रूप से लिखा था कि उसे दिशा की कोई समझ नहीं है और वह एक व्यस्त शहर में अपना रास्ता नहीं खोज सकती है। वह निश्चित रूप से खो गई है। क्या यह असली है? शियाओ लो दंग रह गया। अगर यह सच होता तो वह एक बड़ी गड़बड़ी पैदा कर देते। गुकियानशुए के मासूम चेहरे के बारे में सोचकर जियाओ लो चुपचाप खड़ा नहीं हो सका। वह मुड़ा और प्रशिक्षण शिविर के गेट से बाहर भाग गया। तुम कहाँ जा रहे हो? यान वांग उसके पीछे चिल्लाया, उसे खोजने और उसे वापस लाने के लिए। पीछे मुड़कर देखे बिना जियाओ लो दरवाजे से बाहर भाग गया और उस एनाकार की इमारत में जाने के लिए एक कैब पकड़ी। उन्होंने केंद्र में इमारत में गुकियानशुए के लिए अपनी खोज शुरू करने की योजना बनाई। उन्होंने कहा, हमें यहाँ दुविधा में नहीं खड़ा होना चाहिए। सभी गश्त अधिकारियों को सूचित करें और उन्हें गुकियानशु को खोजने में मदद करने के लिए कहें। अगर उसे कुछ भी हुआ तो न केवल गुकियानलिन हमें इसके लिए खेद महसूस कराएगा, माउंट तियानशान में लोन ग्रेबर्ड भी हमें टुकड़ों में तोड़ देगा। यान वांग ने चिंता में फेंग जिजियाओ से कहा। हाँ। फेंग जिजियाओ आदेश का पालन करने के लिए चले गए। हाँ, हर दिन सब कुछ इतना भद्दा क्यों है? यान वांग ने गहरी सोच में अपनी भौहों को कसकर बुना। उन्हें वास्तव में खेद था कि उन्होंने जियाओ लुओ और गुकियानशुए को फ्रीटूली विशेषाधिकार दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जब शियाओ लुओ कैब से एनाकार की इमारत में पहुंचे तो उन्होंने तुरंत गुकियानशुए को देखा, जो इमारत के दरवाजे के प्रवेश द्वार पर संगमरमर की सीढ़ियों पर बैठे थे। सीढ़ियों के ठीक सामने एक फव्वारा स्थित था। रंगीन रोशनी की एक सरणी चालू की गई थी और उन्होंने इंद्रधनुष के रंगों में पानी के स्प्रे जलाए। जियाओ लुओ ने किराया चुकाया और गुकियानशुए की ओर चलने से पहले कार से बाहर निकल गया। छलावरण प्रशिक्षण सूट पहने वह अपना सिर नीचे किए हुए खुद से लिपटी हुई थी और उसकी आंखें सामने की ओर फर्श पर स्थिर थी। जेड जैसी त्वचा और नाजुक आंखों के साथ वह जितनी सुंदर थी, वह एक भागे हुए बच्चे की तरह दिखती थी, अकेली और असहाय। गुकियानशु ने अपना सिर उठाया जब उसने फर्श पर पैर की एक जोड़ी दिखाई दी जिसे वह घूर रही थी। उसकी चमकदार आंखें एक पल के लिए कठोर थी जब उसे पता चला कि यह जियाओ लो था। अपने गुलाबी होठों को काटते हुए वह शिकायत करती है, तुमने मुझसे झूठ बोला। वह भोली और अपरिष्कृत हो सकती है, लेकिन बेवकूफ नहीं। वह जानती थी कि जियाओ लो ने उससे छुटकारा पाने के लिए उससे झूठ बोला था। इससे पहले कि उसकी आवाज फीकी पड़ती, वह एक छोटे और सुंदर हिम तेंदुए की तरह ऊपर की ओर कूद गई और अपने हाथ से जियाओ लो के कंधे पर वार किया। उसकी नरम हथेली से एक अकल्पनीय शक्तिशाली प्रभाव उभरा। शियाओ लो को गार्ड से पकड़ लिया गया। धमाका। वह कई कदम पीछे की ओर चला गया जैसे कि उसे वज्र ने मारा हो। उनके बाएं कंधे में बहुत दर्द हो रहा था। इससे पहले कि उसे एहसास हुआ कि क्या हो रहा था, गुकियानशुए फिर से उसकी ओर बढ़ रहा था। उसके द्वारा किए गए हर आंदोलन में दुर्जय आक्रामक तकनीकें शामिल थी। सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि उसका हमला कितना तेज था। जियाओ लो समझ गया कि यह उसकी गलती थी, इसलिए वह वापस लड़े बिना केवल चकमा दे रहा था। उन्होंने गुकियानशु को मनाने की कोशिश की, जबकि उसके मुक्कों को टाल दिया। रुक जाओ, मुझे मारना बंद करो। प्रशिक्षण अधिकारी यान और फेंग आपको ढूंढ रहे हैं। आपको और मुझे जल्द से जल्द वापस जाना चाहिए। गुकियानशु जियाओ लो की बात क्यों सुनेंगी? उसने उसे यहाँ आने के लिए धोखा दिया और उसे पूरे दिन एक बेवकूफ की तरह यहाँ बैठाया, यहाँ तक कि एक परिचित चेहरा भी नहीं था। अभी वह केवल इतना जानती थी कि वह अपने पूरे दिल से उससे नफरत करती थी और उसे मारना चाहती थी।
हालांकि शियाओ लो अप्रत्याशित रूप से फेंके गए पहले झटके को छोड़कर सभी मुक्कों से बचने में सक्षम थे। इससे वह नाराज हो गई, लेकिन वह नुकसान में थी कि आगे क्या करना है। जियाओ लो, क्या आप चकमा नहीं दे सकते? उसके शब्दों ने जियो लो को हंसाया। क्या वह उसे लक्ष्य बनाने के लिए चुपचाप खड़े रहने के लिए कह रही थी? यह कुछ इच्छाधारी सोच थी। गुकियानशुए आखिरकार 10 और मिनट के बाद रुक गया। वह संगमरमर की सीढ़ियों पर वापस बैठ गई और थोड़ी देर बाद ही बोली, जियाओ लो, मुझे भूख लगी है। गड़गड़ाहट। त्रुटिहीन टाइमिंग के साथ उसके बोलने के ठीक बाद उसके पेट ने भी विरोध करना शुरू कर दिया। शर्माते हुए गालों के साथ युवा लड़की ने जियाओ लो को उत्सुकता से देखा। वह उसे एक परेशान बच्चे की तरह एक उदास नजर से देख रही थी, जिसे एक वयस्क की इच्छा के आगे झुकना पड़ा। जियाओ लो को नहीं पता था कि हंसना है या रोना है। वह कुछ सेकंड पहले उस पर हमला कर रहा था। अब उसने उसे बताया कि वह भूखी थी और शायद उम्मीद कर रही थी कि वह उसे भोजन के लिए इलाज करेगा। यह बहुत अजीब था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह इसके बारे में कैसे सोचता है। अध्याय 197। यह सब मेरा है। शियाओ लो ने यान वांग और फेंग जिजियाओ को वापस रिपोर्ट किया, जो प्रशिक्षण शिविर में थे, कि गुकियानशु उनके साथ था। फिर वह गुकियानशु को एक हॉटपॉट रेस्तरां में ले गया। युवा लड़की ने मेनू पर सब्जियों को भी नहीं देखा और केवल मांस का आदेश दिया। इसने जियो लो को ऐसा महसूस कराया कि उन दोनों ने आखिरकार कुछ सामान्य रुचि साझा की। वे दोनों मांस प्रेमी थे। मुंडा मांस की एक प्लेट उबालने के बाद गुकियानशुए ने सीधे खाना शुरू कर दिया। उसने अपनी चमकदार आंखों को बंद कर दिया और जियाओ लो से पूछा, यह किस तरह का मांस है? भेड़ के मांस को मुंडा दिया, जियाओ लो ने कहा। यह भेड़ का बच्चा नहीं है। मेरे पास तियानशान पर्वत में भेड़ का बच्चा था। इसका स्वाद इस तरह नहीं है। गुकियानशुए ने इसे बहुत गंभीरता से लिया। जियाओ लो ने अपनी भौहें उठाईं और खुद को सोचा, हॉटपॉट रेस्तरां में इतना मुंडा मांस था। उन्होंने दावा किया कि वे सूअर का मांस, गोमांस या भेड़ का बच्चा थे। लेकिन जब तक यह खाने योग्य था, कौन परवाह करेगा कि यह वास्तव में किस तरह का मांस था? उन्होंने विषय बदल दिया और कहा, वैसे आप यह पता लगाने के बाद प्रशिक्षण शिविर में वापस क्यों नहीं गए कि मैंने आप पर एक चाल खेली है? गुकियानशुए ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने अपना सिर नीचे किया और कांटे के साथ अपने मुंह में कुछ मांस डाल दिया। थोड़ी देर बाद उसने अपना सिर उठाए बिना जियाओ लो से कहा, मुझे वापस जाने का रास्ता याद नहीं है। यह पता चला कि उसे वास्तव में दिशा की कोई समझ नहीं थी। जियाओ लो ने एक आह छोड़ी। ऐसा दिशाहीन व्यक्ति एक सहायक पुलिस अधिकारी कैसे हो सकता है? वह गुकियानशु के बारे में संदेह महसूस करने के अलावा कुछ नहीं कर सका। फिर उसने कहा, आप अपनी बहन को अपने फोन से बुला सकते थे। कोई रास्ता नहीं। अगर उसे पता होता कि मैंने एक सहायक पुलिस अधिकारी बनने के लिए साइन अप किया है, तो वह निश्चित रूप से मुझे वापस लेने आएगी। यहाँ तक कि अगर आप अपनी बहन को नहीं बता सकते हैं, तो आप पुलिस से मदद मांग सकते थे। जैसे ही आप उन्हें बताएंगे कि आप प्रशिक्षण शिविर में हैं, वे निश्चित रूप से आपको वापस ले जाएंगे, जियाओ लो ने कहा। जियाओ लो के शब्दों को सुनकर गुकियानलिन ने अपना सिर उठाया और उस पर एक संक्षिप्त नजर डाली। उसकी चमकती आंखों में तिरस्कार का एक निशान दिखाई दे रहा था। उन्होंने कहा, हम पुलिस अधिकारी हैं। शियाओ लो अवाक था। सहायक पुलिस वास्तव में पुलिस का हिस्सा थी। उन्होंने जो कहा उसमें कुछ भी गलत नहीं था। छोटी बातचीत के बाद गुकियानशुए ने भोजन में अपना सिर दफनाना जारी रखा। भूख से तड़पते हुए उसके पास एक सुंदर लड़की का मनोवैज्ञानिक बोझ नहीं था, जो इस तरह के खराब टेबल शिष्टाचार प्रदर्शित करने से डरती थी। वह प्राचीन काल में मार्शल महिलाओं की शैली के साथ मांस निगलती थी और पानी पीती थी। भले ही जियाओ लो पहले से ही रात का खाना ले चुका था, लेकिन गुकियानशुए को भोजन खाते हुए देखकर उसे एक बार फिर भूख लगी। उसने चॉपस्टिक्स उठाए और हॉटपॉट में गोमांस के एक टुकड़े का स्वाद लेने वाला था। हालांकि जैसा कि वह इसे उपभोग करने के लिए रखने वाला था, गोमांस का टुकड़ा गुकियानशु द्वारा छीन लिया गया था, जिससे उसे खाली चॉपस्टिक की एक जोड़ी के साथ छोड़ दिया गया था।
फिर वह विधिवत रूप से अपने मुंह में लाई जो पहले से ही भोजन से तैलीय लग रही थी। उसने बड़े चाव से गोमांस चबाना शुरू कर दिया। पप फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसने जियाओ लो को देखा और कहा, ये सभी मेरे हैं। आपको खाने की अनुमति नहीं है। क्या? जियाओ लो ने अपनी भौहों को झुकाया और सोचा, यह युवा लड़की बहुत दूर चली गई थी। मैंने उसे हॉटपॉट के साथ इलाज किया, फिर भी उसने सभी भोजन जमा कर दिए हैं और मुझे मांस का एक टुकड़ा भी नहीं देने दिया। यह कैसे उचित था? वह उसके तरीकों को छोड़ने के मूड में नहीं था और उसने अपने चॉपस्टिक्स का उपयोग करके स्टीमिंग हॉटपॉट से एक और टुकड़ा उठाया। फिर भी गु क्यानशुए के हाथ में चॉपस्टिक्स ने एक बार फिर से उस मांस को पाउच किया जिसे उसने शिकार पर निकलने वाले सांप की तरह उठाया था। तैयार होकर जियाओ लो ने तुरंत चकमा दिया और गु क्यानशुए को खाली हाथ आने के लिए मजबूर कर दिया। गु क्यानशुए की बुनी हुई पतली धनुषाकार भौहों को मोड़ते हुए उसने कलाई को मोड़ दिया और एक बार फिर उसके हाथ में चॉपस्टिक्स ने मांस के टुकड़े पर गोली मार दी। उनके बीच आगे और पीछे ठेठ चॉपस्टिक फाइटिंग सीन की तरह लग रहा था जो अक्सर वुक्सिया टीवी शो में दिखाया जाता था। अपराध और बचाव। आगे बढ़ो और पीछे हटो। कभी कभी गोमांस का टुकड़ा हवा में फ्लिप हो जाता था जबकि उनके चॉपस्टिक्स एक दूसरे के खिलाफ लड़ते थे। एक जोड़ी मांस को फिर से छीन लेगी जब वह गिर जाएगा, केवल दूसरे द्वारा पुनः प्राप्त किया जाएगा। यह कौशल का एक उत्कृष्ट तमाशा था। कई मेहमानों और वेटरों ने देखने के लिए अपनी गर्दन झुका ली। देखो, एक चॉपस्टिक युद्ध कितना रोमांचक है। कौन सोचेगा कि वुक्सिया टीवी शो में कार्रवाई पूरी तरह से बकवास नहीं है। क्या यह मनोरंजन के लिए हॉटपॉट रेस्तरां का प्रदर्शन हो सकता है? जब गु क्यानशुए ने गोमांस को पकड़ा और उसे अपने मुंह में डाल लिया तो पूरा रेस्तरां तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। गजब का! जयकारों की गूंज भी तेज हो गई। गु क्यानशु ने जियाओ लो पर अपनी आंखें घुमाईं और असभ्य और अनुचित स्वर में कहा, आप मेरे लिए एक मैच नहीं है। अपना समय बर्बाद मत करो। क्या? जियाओ लो को अपने जीवन में कभी भी इस तरह से खारिज नहीं किया गया था। उसने गुस्से में जवाब दिया, यह मत सोचो कि आपने वह पिछला एक्सचेंज जीता है। यह केवल इसलिए था क्योंकि मैं इतने सारे लोगों के सामने खुद को आपके स्तर तक नीचे नहीं गिराना चाहता था। गु क्यानशु ने उसे नजरअंदाज कर दिया और मांस खाना जारी रखा। हॉटपॉट की भाप का बादल उसके चेहरे तक बढ़ गया और उसके स्वाभाविक रूप से गुलाबी गालों को और भी अधिक चमकदार बना दिया। दोनों 1.5 घंटे बाद हॉटपॉट रेस्तरां से निकल गए। शियाओ लो को इस बात का नुकसान था कि हंसना है या रोना है। इस छोटी लड़की को आम महिलाओं की तुलना में बहुत बेहतर भूख थी। हॉटपॉट की कीमत उन्हें 300 रुपए से अधिक थी और उन्हें मांस का एक टुकड़ा भी खाने को नहीं मिला। गु क्यानशुए ने सभी भोजन समाप्त कर दिए और उसे केवल कई कप चाय के लिए छोड़ दिया। पप फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। क्या आप तियानशान पर्वत पर हर भोजन के लिए इतना खाते हैं? जियाओ लो ने उत्सुकता से पूछा। मास्टर ने कहा कि एक मार्शल आर्ट प्रैक्टिशनर के पास एक अच्छा पेट होना चाहिए। गु क्यानशुए ने जवाब दिया। जियाओ लो द्वारा रात के खाने के लिए इलाज किए जाने के बाद वह पहले की तरह जियाओ लो के प्रति ठंडी नहीं थी। आप आमतौर पर पहाड़ पर क्या खाते हैं? मांस। गु क्यानशुए ने थोड़ी देर के लिए सोचा और कहा, बर्फ हिरण का मांस। माउंट तियानशान में बहुत सारे हिम हिरण हैं। मैंने सुना है कि आपने माउंट तियानशान पर 10 साल बिताए। क्या आपने कभी किसी स्कूल में पढ़ाई की है? जियाओ लो ने पूछा। गु क्यानशु ने उसके सामने खाली घूरकर देखा, फिर अपनी जीभ क्लिक की और कहा, माउंट तियानशान की तलहटी में शहर में एक स्कूल है। ठीक। जियाओ लो को उनके बीच थोड़ी अजीब सी महसूस हुई। वह एकमात्र व्यक्ति था जो सवाल पूछ रहा था, जबकि उसने कभी कुछ भी शुरू नहीं किया और तुरंत एक डेड एंड जवाब के साथ बातचीत समाप्त कर दी। बातचीत जारी रखने के लिए उन्हें एक नया विषय खोजना पड़ा, जिससे उनके लिए जारी रखना काफी मुश्किल हो गया। इस बीच वह आह भरने से खुद को रोक नहीं सका कि वह वास्तव में बर्फ की तरह ठंडे किसी व्यक्ति से मिला था और उसे पता नहीं था कि दूसरों के साथ बातचीत कैसे की जाए। उसने सोचा कि वह खुद काफी भयानक था।
अंत में वे प्रशिक्षण शिविर में वापस चले गए। यान वांग गुस्से में आग बबूला हो गया। जियाओ लो और गुकियानशुए पर चिल्ला रहा था, क्या आपको वास्तव में लगता है कि प्रशिक्षण शिविर आपका घर है जहां आप जब चाहे आ सकते हैं और जा सकते हैं? क्या आपको मालूम है, आप दोनों सबसे खराब सहायक पुलिस उम्मीदवार हैं जिन्हें मैंने कभी प्रशिक्षित किया है। मदर कर, अपनी सजा के रूप में 10 गोद चलाओ, नहीं 20 गोद लो। आपको अपनी गोद खत्म करने से पहले सोने की अनुमति नहीं है। इच्छित सजा 10 लैप थी, लेकिन यान वांग को अचानक याद आया कि जियाओ लो और गु कियानशुए दोनों ने पहले शारीरिक प्रशिक्षण लिया था, इसलिए उन्होंने इसे दोगुना कर दिया, यह जानते हुए कि 10 गोद उनके लिए बहुत आसान होगा। दोनों ने खुद को समझाया नहीं, न ही उन्होंने शिकायत की, उन्होंने बस ट्रैक पर दौड़ना शुरू कर दिया। वे तेजी से दौड़ रहे थे, औसत प्रशिक्षु की स्प्रिंटिंग गति को बनाए रख रहे थे। यान वांग और फेंग जिजियाओ खुले मुंह छोड़ दिए गए जब उन्हें एहसास हुआ कि जियाओ लो और गु कियानशु को कोर्स पूरा करने में केवल 20 मिनट लगे। वे 20 लैप किसी भी अन्य सामान्य प्रशिक्षुओं को तोड़ने के लिए पर्याप्त थे। 1 गोद, 2 गोद, 3 गोद। उन पर बिल्कुल भी दबाव नहीं था, जैसे कि वे मजे के लिए भाग रहे हों। गोद के बाद वे यान वांग से एक शब्द कहे बिना अपने छात्रावास में वापस चले गए। क्या मेरी सजा बहुत हल्की थी? यान वांग ने अपने धूप का चश्मा उतार दिया और वहां खड़ा हो गया, उन्हें घूर रहा था चौड़ी आंखों से, आश्चर्य से। ऐसा नहीं है कि आपकी सजा बहुत हल्की थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये दोनों बहुत बीमार हैं। फेंग जिजियाओ ने निगल लिया। शियाओ लो और गु कियानशुए की शारीरिक स्थिति उनकी तुलना में बहुत बेहतर थी, पूर्व विशेष बल होने की उनकी साख के बावजूद। वह केवल प्रशंसा में हाँफ सकता था। माकर, यान वांग को निवासी प्रशिक्षण अधिकारी के रूप में अपना अधिकार महसूस होने लगा था। इन दोनों के लिए धन्यवाद, यह एक विनाशकारी झटका ले रहा था। उन्होंने खुद को आश्वस्त किया कि उन्हें अपनी स्थिति बहाल करने के लिए कार्रवाई करने की आवश्यकता है। अध्याय 198, क्या आप पागल हैं? नीले आकाश में बादलों की पतली लकीरें तैरती रहीं, क्योंकि सूरज की रोशनी ने नीचे जमीन पर एक स्वागत योग्य गर्मी फैला दी। सहायक पुलिस के लिए प्रशिक्षण शिविर में जियाओ लो और अन्य लोगों ने 2 रैंक गहरी रेखा बनाई और एक स्थायी स्थिति बनाए हुए थे। यान वांग और फेंग जिजियाओ टीम के प्रमुख पर खड़े थे। धूप का चश्मा पहने हुए यान वांग ने एक कठोर अभिव्यक्ति पर था। दूसरी ओर फेंग जिजियाओ अपनी कोमल आंखों से अपने सामने प्रशिक्षुओं का पूरी तरह से निरीक्षण कर रहे थे। यह हमेशा इस तरह का तरीका है, लियू टिगुओ ने खुद से बुदबुदाया। जियाओ लो ने एक मुस्कान के साथ सिर हिलाया और सहमति में जवाब दिया, वास्तव में आप वहां किस बारे में फुसफुसा रहे हैं? इसे जोर से दोहराएं। यान वांग ने उनकी दिशा में देखा और कठोर आवाज में सवाल किया। लियू टिगुओ थोड़ा चौंक गया, फिर अपने कंधों को झुकाया और अपना सिर वापस फेंक दिया, कहा, सर, मैं कह रहा था कि ऑफिसर यान और ऑफिसर फेंग बहुत हैंडसम है। जियाओ लो, तुम्हारे बारे में क्या? सर, मैंने जवाब दिया, वे वास्तव में सुंदर हैं। शियाओ लो ने भी अपनी अंतरात्मा के खिलाफ जाकर झूठ बोला। यह मत सोचो कि मैं आप लोगों को सिर्फ इसलिए दंडित नहीं करूंगा क्योंकि आपने सच कहा है। कोशिश वापस आने से पहले 5 गोद में दौड़ो। यान वांग ने आदेश दिया, बहुत गंभीर लग रहा था। लियू टिगुओ को अपना मुंह बंद नहीं रख पाने का अफसोस है। उसने जियो लो को एक नज़र में गोली मार दी, उसे यह बताने की कोशिश की कि उसे इसमें फंसाने के लिए खेद है। इसके बाद उन्होंने ट्रेनिंग ग्राउंड के चारों ओर दौड़ना शुरू कर दिया। शियाओ लो को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। 5 गोद में दौड़ना उनके लिए मुश्किल से एक प्रयास था। अन्य सहायक पुलिस प्रशिक्षु चुपचाप चुप रहने के अलावा कुछ नहीं कर सके। उन्होंने सोचा कि यू टिगो और शियाओ लो सजा के हकदार हैं। यान वांग ने एक और आदेश दिया, आप सभी दाईं ओर मुड़े। शारीरिक प्रशिक्षण के 5 चरण। भागो। सहायक पुलिस प्रशिक्षु सदमे से पीला पड़ गए, आश्चर्यचकित थे कि उन्हें 5 लैप रन के साथ दंडित किया जाना था। तुम वहां किस लिए खड़े हो? आप बिना किसी तनाव और खिंचाव के आज के लिए प्रशिक्षण कैसे शुरू करने जा रहे हैं?
अभी भागो, मैं तुम्हारे चूतड़ों को मारना शुरू कर दूंगा, अन्यथा यान वांग चिल्लाया, जिसका अर्थ है कि उसने जो कुछ भी कहा था। टीम के पास अपनी दौड़ में सेंध लगाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, इसे अनिच्छा के साथ कर रहे थे। पपफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उनके भागने के बाद यान वांग ने जेब से अपना फोन निकाला और सेल्फी कैमरे से खुद को देखा। अपनी थोड़ी पर अपनी दाढ़ी रगड़ते हुए उसने खुद से कहा, माँ, मैं और अधिक सुंदर कैसे बन सकता हूँ? क्या मैं हर समय ऐसा नहीं दिखता? उसके बगल में खड़े होकर फेंग जिजियाओ ने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखें घुमाईं। सहायक पुलिस प्रशिक्षु सभी स्पष्ट रूप से उत्साहित थे जब आग्नेयास्त्रों की एक पंक्ति लाई गई थी। पुरुष और महिलाएं दोनों इन उच्च शक्ति वाले हथियारों के बारे में उत्सुक थे और उत्सुकता से उनका उपयोग करने के लिए सीखने की उम्मीद कर रहे थे। बेशक गु क़ियानशुए और जियाओ लुओ उनमें से नहीं थे। अपनी बहन गु क़ियानलिन की वजह से गु क़ियानशुए को बहुत समय पहले आग्नेयास्त्रों का अनुभव था। शियाओ लुओ मर्केनरी संविधान के राजा के पास था और न केवल भाड़े के सैनिकों का कौशल था बल्कि आग्नेयास्त्रों का गहन ज्ञान भी था। वह बिना किसी अतिशयोक्ति के कह सकता था कि वह अपने हाथ की हथेली जैसे हथियारों के बारे में जानता था। आपने शायद आज के पाठ की सामग्री का अनुमान लगाया होगा। तुम सही हो, यह आग्नेयास्त्र है। यान वांग की तेज और स्पष्ट आवाज आई, जब आप ड्यूटी पर होंगे तो आपको एक बंदूक सौंपी जाएगी। आप खुद को हंसी का पात्र बना लेंगे यदि आप यह भी नहीं जानते कि इसका उपयोग कैसे किया जाए। उन्होंने एक काली हैंडगन उठाई और सहायक पुलिस प्रशिक्षुओं को दिखाई, पूछा, किसी को पता है कि यह किस तरह की बंदूक है? सभी ने एक दूसरे को देखा, लेकिन कोई जवाब नहीं दे पा रहा था। आखिरकार प्रशिक्षुओं के रूप में उन्हें बंदूकों के बारे में कोई पिछला ज्ञान नहीं था। उन्होंने कहा, यह QSZ-92 पिस्तौल है। इसमें एक बहुलक पकड़ है और पत्रिका में या तो 15 9 मिमी राउंड या 20 5.8 मिमी राउंड है। प्रभावी फायरिंग रेंज 50 मीटर है। गु क़ियानशुए ने नरम आवाज में बात की। यान वांग ने प्रशंसा में उसे देखा और सिर हिलाया, कहा, सही। यह वास्तव में एक QSZ-92 पिस्तौल है। डिजाइन 1987 में शुरू हुआ और आधिकारिक तौर पर 1994 में उत्पादन के लिए प्रस्तुत किया गया था। QSZ-92 5.8 mm और इसके गोला बारूद के लिए डिजाइन 2000 में समाप्त हो गया था। हमारे अधिकांश पुलिस बल इस प्रकार की बंदूक का उपयोग कर रहे हैं। यान वांग ने QSZ-92 को नीचे रखा और एक और बंदूक उठाई जिसमें एक छोटा बैरल था। उन्होंने सीधे जियाओ लुओ की ओर देखा और पूछा, जियाओ लुओ, क्या आप जानते हैं कि यह बंदूक क्या है? जियाओ लुओ ने अपना सिर हिलाया और जवाब दिया, सर, मुझे नहीं पता। वह वास्तव में नहीं जानता था। मर्केनेरी संविधान के राजा ने केवल उन्हें प्रसिद्ध विदेशी आग्नेयास्त्रों का ज्ञान दिया। हुआ नेशन की देशी बंदूकें उनकी आंखों में बेनाम थी। वे सभी उसके लिए वैसे भी समान थे। हे अज्ञानी और अक्षम! यान वांग ने अपनी निराशा जाहिर करते हुए शियाओ लुओ को डांटा। फिर उसने गु क़ियानशुए को देखा, कहा, गु क़ियानशुए, तुम्हारे बारे में क्या? गु क़ियानशु की गहरी आंखों ने बंदूक पर एक नजर डाली और एक उदासीन स्वर के साथ उसने कहा, टाइप 77 पिस्तौल। यह एक स्ट्राइकर फायर्ड सिंगल एक्शन फायरिंग तंत्र का उपयोग करता है। उपयोगकर्ता ट्रिगर गार्ड को वापस खींचकर या फ्रेम पर बाएं ग्रिप पैनल के ऊपर मौजूद पारंपरिक मैनुअल सुरक्षा का उपयोग करके एक कारतूस को अकेले चैम्बर कर सकता है। यह एक एकल स्टैक नौगोल पत्रिका का उपयोग करता है और प्रभावी फायरिंग रेंज 50 मीटर है। पपफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। गु क़ियानशुए के जवाब से हर कोई चकित रह गया और प्रशंसा में डूब गया। न केवल वह प्रत्येक हैंडगन के प्रकार को जानती थी, बल्कि वह उनके कार्यों और विशेषताओं का भी वर्णन कर सकती थी। वह एक चलती फिरती विश्वकोश की तरह थी। क्या तुमने उसे स्पष्ट रूप से सुना? वह ठीक कह रही है। यह एक टाइप 77 पिस्तौल है। QSZ-92 के समान यह हमारे पुलिस बल द्वारा देश भर में व्यापक उपयोग में है। यान वांग ने हैंडगन नीचे रखी और राइफलों की एक पंक्ति में चले गए, कहा, हम इन दो प्रकार की पिस्तौल से गुजरे हैं। अब इस टाइप 79 सबमशीन गन के बारे में बात करते हैं।
यह 1979 में डिजाइन किया गया था और 1983 में उत्पादन में चला गया। आग की दर 1000 राउंड बटा मिनट है। उसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि यह 1 मिनट में 1000 गोलियां मार सकता है। क्या किसी व्यक्ति को गोलियों से नहीं मारा जाएगा? हाँ, प्रति मिनट 1000 राउंड। कितना डरावना है। विनाश की शक्ति अकल्पनीय है। हर बार जब कोई नया हथियार पेश किया जाता था तो प्रशिक्षु हवा की बड़ी सांस लेते रहते थे। यह विश्वास करना मुश्किल था कि यह पहली बार था जब उन्होंने इन हथियारों को करीब से देखा था, जहां पहले वे उन्हें केवल टीवी पर देख सकते थे। यान वांग संतुष्ट था कि वह प्रशिक्षुओं को डरा सकता है। उन्होंने जियाओ लो को देखा और उनसे सख्ती से पूछा, जियाओ लो, आप हमें इस सबमशीन गन के अन्य विनिर्देश बताएं। सर, मैं नहीं जानता, शियाओ लो ने जवाब दिया। हे अनपढ़ और अशिक्षित, क्या आप कम से कम थोड़ा सा वादा दिखा सकते हैं? यान वांग ने उन्हें प्राचीन काल में एक स्कूल शिक्षक की तरह फटकार लगाई। शियाओ लो अवाक था। उन्हें यकीन था कि यान वांग उनके खिलाफ दुर्भावना रख रहे थे क्योंकि उन्होंने एक दिन पहले जिम में यान वांग को एक मुक्का मारकर डरा दिया था। अन्यथा यान वांग के पास दूसरों के सामने उसे शर्मिंदा करने का कोई कारण नहीं था। लियू टिगो ने हालांकि कुछ सहानुभूति दिखाई। गुकियांशु, आप हमें बताओ। यान वांग की आंखें गुकियांशुए पर नजर डाली। टाइप 79 सबमशीन गन, कैलिबर 7.62 मिमी है। एक खाली कारतूस वाली बंदूक का वजन 1.75 किलोग्राम है। इसमें 20 राउंड बॉक्स पत्रिका और 200 मीटर की प्रभावी फायरिंग रेंज है। गुकियांशुए ने स्पष्ट रूप से जवाब दिया कि वह सब कुछ जानती थी। देखो देखो, तुम एक लड़की से भी बदतर हो। जियाओ लो, आप वास्तव में मुझे निराश करते हैं। यान वांग ने जियाओ लो को इतनी जल्दी जाने नहीं दिया। शियाओ लो चुप रहे। यह सिर्फ शब्द थे। शब्द दुख नहीं दे सकते थे, वह खुद को बताता रहा। आग्नेयास्त्रों को पेश करने के बाद यान वांग ने एक और सवाल पूछा, अगर दुश्मन करीब से बंदूक तान रहा है तो आपको क्या करना चाहिए? लियू टिगो ने तुरंत उत्साह में अपना हाथ उठाया और कहा, मुझे पता है, मुझे पता है। यदि बुरा आदमी हम पर बंदूक तान रहा है तो हमें जल्दी से अपनी उंगलियों से थूथन को अवरुद्ध करना चाहिए। इस तरह गोलियां बाहर नहीं निकल सकती हैं और बैरल के अंदर फट जाएंगी और इसके बजाय बुरे आदमी को चोट पहुंचाएंगी। उनका जवाब सुनकर सभी जोर से हंस पड़े। अगर यह काम करेगा तो शायद सुअर भी उड़ सकते हैं। फेंग जिजियाओ भी खुश था। वह अपने उदास रूप को बनाए रखने में विफल रहा और एक मुस्कान कहा। यान वांग का चेहरा निष्क्रिय था। उसने कहा, मदरफकर, लियू टिगो, क्या तुम पागल हो? अपनी उंगलियों से थूथन को अवरुद्ध करना? क्या आपका सिर टी से भरा हुआ है? अध्याय 199, योग्यता। अनुवादक न्योइबो स्टूडियो, संपादक न्योइबो स्टूडियो। जैसा कि अपेक्षित था, लियू टिगो को यान वांग द्वारा बट में कुछ किक दिए गए थे। इतना दर्द हुआ कि उसकी आंखें फट गई। गहराई से वह अभी भी आश्वस्त नहीं था। उन्होंने मन ही मन सोचा, उन विशेष बलों की फिल्मों में वे हमेशा कहते थे कि थूथन को अपनी उंगलियों से प्लग करने से दुश्मन की पिस्तौल फट सकती है। शियाओ लो अवाक रह गए जब उन्होंने लियू टिगो को यह कहते हुए सुना। बेशक, एक उंगली गोली को निर्वहन से कभी नहीं रोकेगी। शुरू करने के लिए बंदूक बैरल पर एक तंग सील रखना अपने आप में एक बड़ी समस्या होगी। एक फायर की गई बंदूक से पुनरावृत्ति बहुत अधिक होगी। यहाँ तक कि अगर उंगली थूथन में फिट हो सकती है और इसे पूरी तरह से प्लग कर सकती है तो ट्रिगर खींचने के बाद यह सील की अखंडता को कभी बरकरार नहीं रख सकती है। इसलिए उंगली से थूथन को अवरुद्ध करना अव्यावहारिक था और यह सैद्धांतिक रूप से भी संभव नहीं था। कई लोगों को बंदूक चलाने का एक अकथनीय डर है, लेकिन सहायक पुलिस के रूप में आपको इस डर को दूर करना होगा। यान वांग ने भीड़ से गंभीरता से कहा, अब आप में से प्रत्येक एक समय में आगे आएगा और बंदूक चलाएगा। पुरुष सहायक पुलिस के लिए, हालांकि वे कुछ प्रशिक्षु थे जो बंदूक चलाने के अपने पहले प्रयास में काफी डरे हुए थे, उन्होंने सिर्फ अपने दांतों को किरकिरा किया और इसके साथ आगे बढ़े।
स्वाभाविक रूप से वे उसके बाद अब और नहीं डरेंगे। लेकिन महिला सहायक पुलिस के लिए चीजें थोड़ी अलग थी। वे भयभीत से परे थे। कुछ लोगों ने बंदूक उठाने के बाद अपने दोनों हाथ भी कांप रहे थे। सौभाग्य से गुकयानशुए की सहायता और मार्गदर्शन के तहत उन्होंने आखिरकार पहली बार ट्रिगर खींचा। क्या यह सिर्फ बंदूक चलाना नहीं है? इसमें डरने की क्या बात है? मुझे देखो। अब लियू टिगो की बारी थी। वह आगे बढ़ा, एक हाथ से बंदूक उठाई, एक दूर के लक्ष्य को इस तरह से लक्षित किया कि उसे लगा कि बहुत अच्छा था और ट्रिगर खींचने के लिए तैयार था। हालांकि यान वांग ने तुरंत आगे बढ़कर पिस्तौल उसके हाथों से छीन ली, फिर उसे एक किक दी। उन्होंने जियो टिगो से कहा, आप लियू टिगो को लाल कर रहे हैं। आपको एक हाथ से बंदूक पकड़ने की अनुमति किसने दी? क्या मैंने अभी खुद को पर्याप्त स्पष्ट नहीं किया है? बंदूक चलाने से पुनरावृत्ति बल बहुत बड़ा है। आपको दोनों हाथों से बंदूक को मजबूती से पकड़ना होगा। क्या आपने मेरे शब्दों को नजरअंदाज कर दिया जैसे कि हवा बह रही है? आई आई मैं आप क्या कहना चाह रहे हैं, है ना? क्या आप बेवकूफ है या क्या, है ना? क्या आप बेवकूफ है या क्या? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यान वांग क्रोधित था, चिल्ला रहा था और उस पर जा रहा था, यहाँ तक कि वह अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। यह बहुत विस्मयकारी था। उन्होंने पहले ही सभी को दोनों हाथों से बंदूक पकड़ने के लिए कहा था, लेकिन लियू टिगो ने क्या करने का फैसला किया? उसने तुरंत एक हाथ से उसे उठा लिया। वह इतना नाराज था कि उसकी आत्मा ने सचमुच अपने शरीर को छोड़ दिया था। काश वह लियू टिगो के बट को अलग कर सके। बैंग! फायरिंग रेंज में गोलियों की तेज आवाज सुनाई दी। जैसे कि आशा की किरणें अचानक उस पर चमक उठीं, लियू टिगो, जिसका पीछा यान वांग द्वारा किया जा रहा था, ने जल्दी से गुकयानशुए की ओर इशारा किया और चिल्लाया, सर, देखो, वह एक हाथ का उपयोग कर रही है। आप दोनों अलग हैं। आप चलना सीखने की इच्छा रखते हैं, यहाँ तक कि चलने के बारे में जाने बिना भी दौड़ना चाहते हैं। क्या आप बेवकूफ हैं या क्या? और आपने पहले क्या कहा था? अपनी उंगली से थूथन को प्लग करना? काश मैं आपके दिमाग को टॉयलेट बाउल में भर पाता। यान वांग ने डांट लगाई। धमाका! एक और कान छिदवाने वाला शॉट। लियू टिगो उत्साहित थे। उसने जियाओ लो की ओर इशारा किया और कहा, सर, देखो। जियाओ लो ने भी एक हाथ का इस्तेमाल किया। यान वांग के बट हैकिंग से खुद को बचाने के लिए उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के जियाओ लो को धोखा दिया। उन्होंने सोचा, यान वांग जियाओ लो से नफरत करता है। अब जब उसने नियमों का उल्लंघन किया है, तो मैं इस अवसर का लाभ उठा सकता हूं और यान वांग को इसके बजाय उस पर अपना क्रोध फैलाने के लिए कह सकता हूं। जैसा कि अपेक्षित था, यान वांग के चेहरे पर एक झलक और उल्लास बह गया। उन्होंने लियू टिगो को फिलहाल छोड़ दिया और शियाओ लो की जगह ली। शियाओ लो, मैंने पहले ही कहा है, शूटिंग के दौरान बंदूक पकड़ने के लिए दोनों हाथों का उपयोग करें। तुमने मुझे सुना या नहीं? एक हाथ से फायरिंग? आपको क्या लगता है कि आप कौन है, द एक्सपेंडल्स में स्टेलोन? वह आगे बढ़ा और जियो लो के बट पर अपना पैर फेंक दिया। लेकिन जियाओ लो इस तरह की सजा कैसे स्वीकार कर सकता है? वह एक तरफ झुक गया और अपनी जांघ से यान वांग के पैर को अवरुद्ध कर दिया। सर, मैंने आपको गुकयानशु से कुछ कहते हुए नहीं देखा जब उसने एक हाथ से बंदूक चलाई। लियू टिगो और मुझे एक ही कर्तव्य के लिए दंडित क्यों किया जाना चाहिए? उपचार में आपका पूर्वाग्रह बहुत स्पष्ट है ना? जियो लो ने कहा। वह शुरू में विशिष्ट होने की इच्छा नहीं रखता था, लेकिन वह वास्तव में लियू टिगो को इतना कठोर व्यवहार करते हुए देखने के लिए सहन नहीं कर सकता था। इसलिए केवल एक चीज जो वह कर सकता था वह यान वांग का ध्यान खुद पर केंद्रित करना था। लेकिन उसी समय वह यान वांग द्वारा बट में लात मारे जाने को स्वीकार नहीं कर सका, और यही कारण था कि उसने गुकयानशु को संदर्भित किया। क्या मैंने ऐसा किया है? यान वांग भीड़ का सामना करते हुए चिल्लाए। उन्होंने पूछा, क्या मैंने कभी आप में से किसी के साथ अलग व्यवहार किया है? उनके अधिकार से प्रेरित सहायक पुलिस प्रशिक्षुओं ने समर्थन में सिर हिलाया।
एक आदमी ने तो एक बड़ा कदम भी उठाया और दिखावटी और अतिरंजित स्वर में कहा, रिपोर्ट करो सर। आप हम सभी के लिए निष्पक्ष है। कोई विसंगति कभी नहीं हुई है। आपने उसे सुना? जियाओ लो को देखते हुए यान वांग ने जल्दी से कहा। जियाओ लो ने पीछे मुड़कर पूछा, आप लोगों ने गु qianshui को एक हाथ से बंदूक चलाते हुए नहीं देखा? गु qianshui ने एक हाथ से बंदूक नहीं चलाई। ट्रिगर खींचते समय उसने दोनों हाथों का इस्तेमाल किया। यह अभी भी वही आदमी था जिसने अपनी ठोड़ी को ऊपर और छाती को बाहर करके यह कहा था। अन्य प्रशिक्षुओं ने अपना सिर हिलाया, जिसका अर्थ था कि उन्होंने इसे नहीं देखा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन क्या चापलूसी है? लियू टिगो ने खुद से बुदबुदाया। लेकिन फिर उन्हें याद आया, उनका नाम मा पिंजिन था, जिसका शाब्दिक अर्थ है चापलूसी। वह वास्तव में अपने नाम पर खरा उतरा। मा पिंजिन, यूनिट में फिर से शामिल हो, यान वांग उस आदमी से चिल्लाया। हाँ सर। मा पिंजिन ने जोर से और स्पष्ट रूप से जवाब दिया, एक कदम पीछे ले लिया और अपनी लाइन पर लौट आया। फिर उसने अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे रखा और एक खड़ी स्थिति ग्रहण की। जियाओ लो, क्या आपके पास कहने के लिए कुछ और है? यान वांग ने चिढ़ते हुए कहा। शियाओ लो ने इस्तीफे में अपना सिर हिला दिया। वह अवाक रह गया। अंत में उसे पता चला कि वह आदमी अपने दांतों से झूठ बोल रहा था। तभी गु qianshui ने कदम बढ़ाया, रिपोर्ट। मैंने अभी एक हाथ से बंदूक चलाई है। जब उसने ऐसा कहा, यान वांग जम गया। फेंग जिजियाओ ने थोड़ी दूर से उसके माथे पर अपना हाथ रखा। उसने सोचा, वांग इतना शर्मिंदा होने जा रहा है। यान वांग ने अपना धूप का चश्मा उतार दिया और उसे देखा। गु qianshu, क्या आपको यकीन है कि आप सच कह रहे हैं? गु qianshui ने सिर हिलाया, हाँ सर। मैंने एक हाथ से बंदूक चलाई। उसे नहीं पता था कि संकेत कैसे लेना है। उसके लिए एक एक था और दो दो थे। वह इस बात को लेकर भी उलझन में थी कि हर किसी ने क्यों कहा कि उसने दोनों हाथों से बंदूक चलाई। उसे यकीन था कि वह केवल एक हाथ का इस्तेमाल करती थी। जियाओ लो मुस्कुराया, आपने उसे सुना सर? बकवास लाल गर्दन। आप मेरे खिलाफ जाना चाहते हैं, है ना? गु qianshui को उसकी बहन द्वारा प्रशिक्षित किया गया है। बंदूक के साथ उसकी दक्षता मेरे बराबर है, इसलिए मैंने उसे केवल एक हाथ का उपयोग करने की अनुमति दी। लेकिन आपको क्या लगता है कि आप एक हाथ से बंदूक चलाने वाले कौन हैं? क्या आप ऐसा करने के योग्य हैं? यान वांग ने जोर से उनकी आलोचना की। गु qianshu के लिए वह गु qianlin की खातिर कुछ भी अनदेखा करने के लिए तैयार था। यह भी तथ्य था कि गु qianshu खुद एक आकर्षक बेले था। जियाओ लो के लिए वह खुद को उसे पसंद नहीं कर सकता था, चाहे उसने कैसे भी कोशिश की हो। मुझे लगता है कि मैं हूँ। शियाओ लो को यह कहना पड़ा। उसका अभिमान उसे यान वांग द्वारा नीचे गिराने की अनुमति नहीं देगा। यान वांग इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने व्यंग्यपूर्वक हंसना शुरू कर दिया। मैंने धोखेबाजों को देखा है, लेकिन मैंने आपसे बड़ा कभी नहीं देखा। हाँ जियाओ लो, अपनी क्षमताओं के बारे में घमंड करना बंद करो। जल्दी करो और अधिकारी यान से माफी मांगो और माफी की भीख मांगो, मा पिंजिन ने कहा, फॉर्म में सच्चा और एक बार फिर अपनी विशेषता का प्रदर्शन किया। शियाओ लो ने उसे नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने यान वांग को देखा और पूछा, मुझे आश्चर्य है कि मुझे आपके लिए क्या करना चाहिए ताकि आप यह पहचान सके कि मैं पर्याप्त योग्य हूँ? जियाओ लो, आप बहुत साहसी है। क्या आपको लगता है कि आप अजेय हैं क्योंकि आपके पास कुछ छोटे कौशल हैं? यान वांग ने धीरे से कहा, ठीक है। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको पहचानूं? मैं आपको एक मौका दूंगा। अध्याय 200, 100 अंक। अनुवादक न्योइबो स्टूडियो, संपादक न्योइबो स्टूडियो। यान वांग ने हैंडगन को अलग अलग हिस्सों में विभाजित किया, फिर जियाओ लो को देखा। बंदूक को इकट्ठा करना एक बुनियादी आवश्यकता है। यदि आप इस बंदूक को इकट्ठा कर सकते हैं, तो मैं पहचानूंगा कि आप एक हाथ से बंदूक चलाने के योग्य हैं। एक बंदूक इकट्ठा करना। सहायक पुलिस प्रशिक्षुओं ने चौड़ी आंखों से देखा। वे सभी नागरिक समाज से भर्ती किए गए थे और वे आग्नेयास्त्रों के बारे में बहुत कम जानते थे।
इसके अलावा उन्होंने कभी भी खुद से असली बंदूक नहीं संभाली है। एक खिलौना बंदूक इकट्ठा करना अभी भी उनके लिए संभव हो सकता है, लेकिन एक असली बंदूक, यह एक अंतर्राष्ट्रीय मजाक के रूप में सामने आएगा, यह बिल्कुल असंभव होगा। क्या कोई समय सीमा है? जियाओ लो ने पूछा। यह सुनकर भीड़ कुछ हद तक आश्चर्यचकित हो गई और गुस्से से सोचा, यह आदमी वास्तव में बंदूक इकट्ठा करने को चुनौती देना चाहता है। वह बहुत अधिक उम्मीद कर रहा है ना? माँ पिंजन ने खांसते हुए कहा, जियाओ लो, चारों ओर मूर्ख बनाना बंद करो। बस जल्दी करो और अधिकारी यान से माफी मांगो और खुद को शर्मिंदा मत करो। यह एक असली बंदूक है। आपको लगता है कि यह बच्चों के लिए खिलौना है या कुछ और? इसे इतनी आसानी से इकट्ठा नहीं किया जा सकता है। क्या आप बोलना बंद कर सकते हैं? ऐसा कहने वाला गुकयानशु था। माँ पिंजन द्वारा कहे गए हर शब्द ने उसे शर्मिंदा कर दिया और उसे इतना गुस्सा आया कि उसने अपने टैटू वाली भौहों को बुन दिया। गुकयानशुए का कद कुछ समय से सभी के लिए स्पष्ट था। यद्यपि वह एक महान सुंदरता थी, लेकिन उसका कौशल यान वांग से कम नहीं था। माँ पिंजन ने शर्मिंदा होकर तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। क्या आप वाकई चुनौती लेना चाहते हैं? यान वांग ने जियाओ लो से पूछा क्योंकि उसने अपनी आंखें झुका ली थी। हाँ सर। जियाओ लो ने सिर हिलाया। बट में लात मारने और यान वांग द्वारा व्याख्यान दिए जाने से बचने के लिए उनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। ठीक है, आप अभी शुरू कर सकते हैं। समय की कोई सीमा नहीं है। जब तक आप बंदूक इकट्ठा कर सकते हैं, मैं इस तथ्य को नजरअंदाज कर दूंगा कि आपने एक हाथ से बंदूक चलाई है। यान वांग का चेहरा तिरस्कार से भरा था। उन्होंने कई बार पुष्टि की थी कि श्याओ लो शी प्रांत में किसानों के परिवार में पैदा हुए थे। उनकी उत्कृष्ट शारीरिक क्षमताओं को कुछ पिछले गुरु द्वारा पोषित किया जा सकता है, जो एक एकांत जीवन जी रहे हैं। हालांकि वह आग्नेयास्त्रों के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं जानता था और कोई तरीका नहीं था कि वह कभी भी बंदूक को फिर से इकट्ठा कर सके। एक शब्द कहे बिना जियाओ लो ने दोनों हाथों से अलग अलग हिस्सों को उठाया और उन्हें एक साथ इकट्ठा करना शुरू कर दिया। कार्रवाई, बैरल और फ्रेम, इन भागों को तीव्र गति से एक साथ रखा गया था। यान वांग के प्रशिक्षुओं ने अविश्वास में देखा क्योंकि उन्होंने जियाओ लो को अपने हाथों में सभी 3 भागों को लेते हुए और उन्हें सही ढंग से एक साथ इकट्ठा करते हुए देखा, सभी एक गति में। यदि वे उनके स्थान पर ऐसा करते हैं, तो वे पारंपरिक विधि का सहारा लेंगे जिसमें 3 कदम लगेंगे। दूसरे शब्दों में, जियाओ लो की एकल चरण सभा उनकी 3 चरणीय प्रक्रिया के बराबर थी। सनसनाहट। इससे पहले कि कोई भी उपस्थित व्यक्ति प्रतिक्रिया दे पाता, ताज पहनाने का क्षण आ गया। जब पत्रिका को रिसीवर में स्लॉट किया गया, सब कुछ निर्बाध और सुरुचिपूर्ण ढंग से किया गया। मेज पर एक पूरी तरह से इकट्ठी पिस्तौल रखी गई थी। कार्य को पूरा करने में लिया गया कुल समय 10 सेकंड से अधिक नहीं था। जियाओ लो के कार्य बहते बादल और पानी की तरह थे। उन्होंने इतनी तेजी से काम किया कि वे अपनी आंखों से भी नहीं रह सकते थे। प्रशिक्षुओं का समूह वहां खड़ा था, चौंक गया। उनके दिमाग खाली थे। उनके दिमाग में उन्होंने खुद से पूछा, उसने इसके साथ किया है? यह कैसे संभव है? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। माँ पिंजन ने महसूस किया कि उसका चेहरा ईर्ष्या से जल रहा था, जैसे कि एक हथेली ने जबरन उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा हो। अनबिलीवेबल, फेंग जिजियाओ ने आश्चर्य से कहा। वह विश्वास नहीं कर सकता था कि जियाओ लो वास्तव में जानता था कि बंदूक कैसे इकट्ठा की जाती है और यहाँ तक कि इसे इतनी आश्चर्यजनक गति से भी किया जाता है। यान वांग मंत्रमुग्ध हो गया। उसने मन ही मन सोचा, मैं संसार में क्या देख रहा हूँ? उस बच्चे ने वास्तव में इसे पूरा कर लिया है। आप यहाँ आने से पहले क्या कर रहे थे? उन्होंने जियाओ लो को देखा, अभी भी विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि उन्होंने अभी क्या देखा था। यह स्पष्ट रूप से मेरी व्यक्तिगत फाइल के अंदर लिखा गया है। मैं बेरोजगार हूँ। मैं एक स्थिर जीवन के लिए एक सहायक पुलिस अधिकारी के रूप में सेवा करने आया था, जियाओ लो ने बेहोश होकर कहा। बेरोजगार लोग? यांग वांग हमेशा अपनी पहचान को लेकर संशय में रहते थे।
जियाओ लो, मैं बंदूक असेंबली में आपके साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहता हूँ, गु qianshui ने नीले रंग से कहा। वह पहला स्थान प्राप्त करने के लिए दृढ़ थी और जियाओ लो निस्संदेह उस उपलब्धि की ओर अपने रास्ते में बाधा डालेगा। जियाओ लो ने उसे देखा और ईमानदारी से कहा, यह मूल्यांकन में परीक्षण नहीं किया जाएगा। उसने पिछले कुछ समय से गु qianshui के दिमाग में देखा था। उसके पास एक सीधे छात्र का रवैया था, इसलिए वह निश्चित रूप से हर चीज में नंबर 1 पाने की इच्छा रखती थी। कुछ सोचने के बाद गु qianshui को लगा कि वह सही था और उसने कहा, फिर चलो गोली मार देते हैं। चारों ओर मूर्ख बनाना बंद करो। जियाओ लो ने बिना किसी हिचकिचाहट के उनकी चुनौती को खारिज कर दिया। वह इस छोटी लड़की के साथ खिलवाड़ करने के लिए उत्सुक नहीं था। हालांकि उस पल यान वांग ने कहा, जियाओ लो, मैं चाहता हूं कि आप शूटिंग प्रतियोगिता में गु qianshu के साथ प्रतिस्पर्धा करें। यह एक आदेश है। जियाओ लो ने वास्तव में अपनी सांस के नीचे उसे शाप दिया। लेकिन वह प्रशिक्षक था और एक आदेश था, इसलिए उसके पास इसका पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने कहा, आप में से हर एक 10 गोलियां चलाएगा। जो भी उच्च स्कोर प्राप्त करता है वह जीतता है। यान वांग ने चीजों को और अधिक रोमांचक बनाने का फैसला किया और प्रतियोगिता के लिए नियम निर्धारित किए, और चूंकि यह एक प्रतियोगिता है इसलिए इसके पुरस्कार और सजा होगी। दूसरे विचार पर, इनाम के बारे में भूल जाओ। हारने वाला पूरे 1 सप्ताह के लिए छात्रावास में सार्वजनिक शौचालय की सफाई के लिए जिम्मेदार होगा। वह जियाओ लो को हर मौके पर बेरहमी से नीचे लाना चाहता था और वह अपने निपटान में किसी भी साधन का सहारा लेगा। फेंग जिजियाओ ने उसे याद दिलाने के लिए अपने कानों से फुसफुसाया, विशेष प्रशिक्षण समाप्त होने में 1 सप्ताह से भी कम समय है। जब तक विशेष प्रशिक्षण समाप्त नहीं होता है, यांग वांग ने कहा। यान मंग सेट की प्रतियोगिता के नियमों ने शियाओ लो के लिए चाहकर भी उस पर आसानी से चलना मुश्किल बना दिया। इसके अलावा वह शौचालय को और भी साफ करने के लिए सहन नहीं कर सकता था और इससे उसे अंत में अपना मन बनाने में मदद मिली। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लियू टिगो ने अपने दोस्त शियाओ लो के प्रति सहानुभूति जताते हुए कहा, यान वांग स्पष्ट रूप से शियाओ लो के लिए गोली चला रहे हैं। गु qianshui शूटिंग रेंज में गए, एक QSZ-92 पिस्तौल उठाई और 30 मीटर दूर 10 लक्ष्यों पर सटीक रूप से गोली मार दी। मैं बाम बाम लगातार 10 गोलियां, साफ, सटीक और बिना किसी हिचकिचाहट के। अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग करते हुए उसने केवल एक हाथ से शूट किया, यहाँ तक कि सर्वोत्तम संभव परिणाम सुनिश्चित करने के लिए दोनों के उपयोग पर भी विचार नहीं किया। फेंग जिजियाओ लक्ष्यों की जांच करने के लिए नीचे चले गए और इसके लिए मानसिक रूप से तैयार होने के बावजूद जब उन्होंने परिणामों की पुष्टि की तो वह अभी भी चौंक गए। 100 अंक। जब फेंग जिजियाओ ने परिणामों की घोषणा की तो भीड़ चुप हो गई। दुनिया में क्या? उसने 100 अंक हासिल किए? इसका मतलब यह था कि उसने जो भी गोली चलाई वह सीधे बैल की आंख में गिरी, प्रत्येक शॉट के लिए 10 अंक। उन्होंने श्रद्धा बताने में गु qianshui को देखा, उसकी प्रतिभा और क्षमताओं से पूरी तरह से आश्वस्त थे। यहाँ तक कि यान वांग भी प्रशंसा में घूरने से खुद को रोक नहीं सका, यहाँ तक कि अपने भौं से पसीना पोंछ रहा था। यह कहना कि उसने 100 पेस की दूरी से एक तीर के साथ एक विलो पत्ती को छेद दिया अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि यही वह करने में सक्षम थी। गु qianshui ने गाल से आंख मारी, उसकी उज्ज्वल आंखें जियाओ लो पर टिकी और उसने कहा, यह तुम्हारी बारी है। क्या इस प्रतियोगिता को जारी रखने की भी आवश्यकता है? अपने दिल में लियू टिगो जियाओ लो के लिए बुरी तरह से चिल्लाया। हर एक शॉट के लिए 10 अंक थे, इसलिए कोई रास्ता नहीं था कि गु qianshui इस प्रतियोगिता को हार सकते थे। दूसरों ने भी इसी तरह की प्रतिक्रिया व्यक्त की और यहाँ तक कि मां पिंजिन ने भी अपनी आवाज फिर से पाई, जियो लो, आप हार स्वीकार करना बेहतर समझते हैं, कोई आवश्यकता नहीं है। वह अचानक रुक गया क्योंकि जियाओ लो ने बंदूक उठाई और स्पष्ट रूप से घातक इरादों के साथ सीधे उस पर बैरल तान दिया। जियो लो, तुम क्या कर रहे हो? रेडनेक, बंदूक नीचे रखो। यान वांग और फेंग जिशियाओ ठंडे पसीने में टूट गए।
अगर प्रशिक्षण शिविर के अंदर कोई घटना होती है तो उन्हें सभी परिणाम भुगतने होंगे। शियाओ लो ने यान वांग की चेतावनी सुनकर भौंचक्का रह गया, फिर बंदूक को दूसरी दिशा में मोड़ दिया, नए स्थापित लक्ष्यों पर लगातार 10 गोलियां चलाईं। उन्होंने गुकियांशु की तरह ही एक हाथ से गोली चलाई, ऐसा लग रहा था जैसे वह मारने के लिए गोली मार रहे थे। बाम बाम बाम। 10 शॉट के बाद उसने बंदूक के सुरक्षा लीवर को पीछे धकेल दिया और उसे अपने सामने रख दिया। प्रशिक्षक फेंग, कृपया मेरे स्कोर की रिपोर्ट करें, जियाओ लो ने बेहोश होकर कहा। फेंग जिजियाओ लक्ष्यों की जांच करने के लिए दौड़े। जब उसने उन पर एक नजर डाली तो वह आश्चर्यचकित था। उसकी आंखें इतनी व्यापक रूप से खुल गई कि उसकी आंखें लगभग गायब हो गई। गुकियानवू की तरह जियाओ लो ने हर शॉट के साथ बुलाई डेड सेंटर को मारा था, कोई भी निशान से थोड़ा भी दूर नहीं था। जियाओ लो का परिणाम है। अपने आप को दोहराना बंद करो, क्या तुम तोता हो? जल्दी करो और अपने परिणामों की घोषणा करो। यान वांग बेसब्री से चिल्लाया। फेंग जिशियाओ ने कहा, जियाओ लो ने भी 100 अंक हासिल किए। फेंग जिजियाओ ने कहा, अंत में इसे अपने मुंह से बाहर निकाला। क्या 100 अंक भी? यान वांग ने सोचा कि वह भ्रम में था या सुनने की समस्या थी। गुकियांशु को 100 अंकों का परिणाम मिलना पूरी तरह से संभव था, लेकिन जियाओ लो के साथ क्या चल रहा था? शी प्रांत के एक औसत परिवार में पैदा हुए एक औसत दर्जे के लड़के को बिना किसी घबराहट के लगातार 10 हिट कैसे मिल सकते हैं? यह सिर्फ यान मांग नहीं था, यहाँ तक कि सहायक पुलिस प्रशिक्षु भी सोच रहे थे कि क्या उनके कानों में कुछ गड़बड़ है। फेंग, क्या आप गलत हैं? यान वांग ने पूछा। मैंने बार बार लक्ष्यों की जांच की है। मैं पुष्टि करता हूं कि जियो लो का कुल स्कोर 100 है। उसके द्वारा चलाई गई हर गोली डायम पर लक्ष्य को हिट करती थी। फेंग जिजियाओ ने पुष्टि में कहा, बिल्कुल कोई गलती नहीं है। इसके बाद की शांति में शूटिंग रेंज में केवल फुसफुसाने वाली हवाओं की आवाज सुनी जा सकती थी। हर कोई चुपचाप जियाओ लो को देख रहा था जैसे कि वह एक विदेशी था।